हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं होम साइंस 216 यानी कि ये वीडियो 10th क्लास के लिए है। आपका होम साइंस का एक बेसिकली क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो हम आपके मैं सामने सॉल्व करूंगी, और इसके साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं इस वीडियो में। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको होम साइंस के पेपर से बहुत डर लग रहा है कि क्या करेंगे, कुछ नहीं पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए इनफ है, क्योंकि इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। देखो, होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत इजी होता है, बस इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज ट्विस्टेड होती है तो आप नहीं समझ पाते हो। ठीक है, सो इस पेपर की वीडियो को एंड तक आपको जरूर देखना है ताकि आप सारी चीजें क्लियरली समझ पाओ। चलो, इसमें ना पूरे टोटल 47 क्वेश्चंस है और सभी क्वेश्चन आपके कंपलसरी हैं। रोल नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, नीचे आप देखोगे तो आपका सब्जेक्ट विद इट्स कोड लिखा हुआ है और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हुए हैं जो आप पढ़ लेंगे। हिंदी में भी वही सेम चीज़ है। यहाँ पर आपका मेन पेपर दिया हुआ है जो कि आपका 2.5 घंटे का पेपर है। यहाँ पर ये जो पेपर है 85 मार्क्स का है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि है आपका जो 2:15 से 2:30 का समय है। एज यू ऑल नो, ये आपका रीडिंग टाइम है बेसिकली। तो प्लीज अपना ना पेपर मतलब एग्जाम सेंटर पर टाइम से आप पहुंचिए ताकि आप ये 15 मिनट्स का टाइम जो है इन्वेस्ट कर सके अपने पेपर को रीड करने में, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं लेट पहुंचते हैं तो वो टाइम इनको नहीं मिल पाता है। सो आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये पेपर 2 सेक्शंस में ए और बी में बटा हुआ है। पहले हम सेक्शन ए करेंगे कंप्लीटली और उसके बाद सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। सेक्शन ए में बेसिकली आपके ना सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, यानी कि एमसीक्यू वाले होते हैं, और सेक्शन बी में आपके सब्जेक्टिव टाइप यानी आपको रिटन कुछ जो लिखने वाले होते हैं, जो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो आपको मिलते हैं। सो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, विटामिन सी ऑफ वेजिटेबल्स गेट लॉस्ट व्हेन दे आर, यानी कि सब्जियों में विटामिन सी तब नष्ट हो जाता है जब उन्हें, तो आपको बताना है, आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको चूज करना है सही ऑप्शन। इनमें से 2 ऑप्शन सही हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर हम उनको बड़े बड़े पीसेस में, बड़े टुकड़ों में काटते हैं, क्या तब विटामिन सी नष्ट होगा, या काटने के बाद उनको धोते हैं तो होगा, या पकाने से पहले लंबे समय तक काट कर रखते हैं तो होगा, या छीलने से पहले धोया जाता है तब होगा। तो इसका आंसर है आपका सेकंड और थर्ड। सो बेसिकली जहां भी आपको आंसर नंबर सेकंड एंड थर्ड मिल जाए, जैसे हमारा फर्स्ट में ही आंसर है सेकंड एंड थर्ड का, सो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। मान लीजिए ये आपकी शीट है, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, एक आंसर पे टिक लगा के ये आप लिख दोगे सेकंड, नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आप यहाँ पर अपना रोल नंबर वगैरह जो भी आप लिखते हो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, सेक्शन ए ऊपर जरूर लिखना। उसके बाद आपको लिखना है एक लाइन छोड़ के आंसर, एंड आपको आंसर लिखना है ए। ठीक है, फर्स्ट का ए आंसर है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा अपने आंसर को। ठीक है, जब हम अपने सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो हमारा उसमें से विटामिन सी जो है वेजिटेबल्स में से गायब हो जाता है या नष्ट हो जाता है, या फिर हम उसको अगर लंबे समय तक कुक करते हैं, मतलब कट करने के बाद लंबे समय तक उसको कुकिंग करते हैं उसकी, तो भी वो जो है, मतलब कुकिंग करने से पहले अगर हम उसे लंबे लंबे समय तक ऐसे ही काट कर छोड़ देते हैं, आप देखते हो ना, अगर हम सब्जियों को ज्यादा देर तक, जैसे कि आपके जो आलू वगैरह होते हैं उनको भी ज्यादा देर तक छोड़ देते हैं, वो काले पड़ जाते हैं, उनमें एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी सब्जी को काट कर छोड़ देते हैं जिसमें विटामिन सी है, तो उसका विटामिन सी फिर गायब हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, अगर आप ऑरेंज को देखते हो तो ऑरेंज को अगर आप काटते हो और उसके बाद धोते हो, मतलब उसको पील ऑफ कर लिया उसके बाद धोते हो, तो उसका विटामिन सी जो है वो बह जाता है। ठीक है, सो आपका आंसर हो जाएगा ए, जो कि आपका सही विकल्प है। सेकंड क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन इसी में और में दिया हुआ है, या तो आपको ये वाला करना है या फिर आप ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, वाई शुड सोडा नॉट बी एडेड फॉर कुकिंग पल्सेस, यानी कि दाल पकाते समय सोडा क्यों नहीं मिलाना चाहिए। सबसे पहला इसका कारण है कि विटामिन सी नष्ट हो जाता है, या प्रोटीन गाढ़ा हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, या खाना पकाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। देखो, सोडा अगर आप ऐड करते हो तो उसका विटामिन सी
जो है और विटामिन बी, ये दोनों उसके गायब हो जाते हैं दाल में अगर हम सोडा मिक्स करते हैं तो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। तो जहां भी आपको फर्स्ट एंड थर्ड दिख रहा है जो कि आपका डी पार्ट में है, सो इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अगर आप पल्सेस में सोडा मिलाते हो तो उसका विटामिन सी और विटामिन बी जो है वो नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइफस्टाइल डिसीज। लाइफस्टाइल डिसीज का मतलब होता है जो हमारी जीवन शैली से उत्पन्न होने वाले रोग होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं या फिर आप प्रॉपर एक वॉकिंग या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से होने वाली जो डिसीज होती हैं, रोग होते हैं, उन्हें हम लाइफस्टाइल डिसीज कहते हैं। और जो आपके होते हैं इनसे, जैसे कोलेरा है, कोलेरा आपका हो जाता है, ठीक है। और टाइफॉइड है, ये भी आपका, देखो कोलेरा आपका हो जाता है अगर आप गंदा पानी या गंदा खाना वगैरह खाते हो तो उस वजह से आपका हो जाता है। टाइफॉइड भी आपका टाइफी नाम का एक जो बेसिकली टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपके पानी में मिल जाता है जिससे कि आपको टाइफॉइड होता है। टेटनस भी आपका मतलब आपके वश में नहीं है, टेटनस वो हो जाता है। और अगर हम बात करें डायबिटीज की, अगर आप ज्यादा शुगर का कंजम्पशन करते हो, यानी कि वो तो आपने खुद किया ना, डायबिटीज आपने खुद किया, मधुमेह है जब हम ज्यादा शुगर लेते हैं तब हमारे को डायबिटीज होते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि हमारी एक लाइफस्टाइल डिसीज है। कोलेरा, टाइफाइड और ये टेटनस जो है ये हमारी कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है। कम्युनिकेबल यानी कि जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं उन्हें खाने या पीने से हमें हो जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं उन्हें खाने पीने से, एयर से भी हो जाती हैं, वो भी कम्युनिकेबल होती हैं। और में आपका दिया हुआ है टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिसीजेज वन शुड नॉट, यानी कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? ये तो बिल्कुल करना चाहिए, तो बेसिक कॉमन सेंस है ना अगर आप लाइफस्टाइल डिसीज से बचना चाहते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या व्यायाम करते हो तो क्या उसको करने से आपको कभी बीमारी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये तो होते ही हैं बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। क्या योगा बीमारी बढ़ाता है? नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। यूज स्टेयरकेस, अगर आप सीढ़ी का उपयोग करते हो एलिवेटर की जगह, तो ये भी आपकी बीमारी नहीं बढ़ाएगा क्योंकि उससे भी एक प्रकार की आपकी एक्सरसाइज हो रही है। अगर हम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, यानी कि प्रोसेस्ड आपके फूड्स जो होते हैं, मतलब जिनको घर पर ना पकाकर आप जो बाजार में से फूड लाते हो, ठीक है, जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको अगर आप कंज्यूम करते हो तो उससे आपकी लाइफस्टाइल डिसीजेस की आशंका बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डज अ फीटस रिमेन इन द मदर्स वूम, यानी कि माँ के गर्भ में एक भ्रूण कितने महीने तक रहता है। ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या 7 महीने का बच्चा, मतलब 7 महीने में हो जाता है बच्चा, लेकिन माँ के पेट में वो कितने दिन तक रहते हैं, कितने महीनों तक रहता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है 9 मंथ्स तक जो है एक बच्चा या एक भ्रूण अपनी माँ के गर्भ में रहता है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इट इज कंसिडर्ड रूड इफ वी टॉक इन द फॉलोइंग लैंग्वेज, यदि हमने निम्नलिखित भाषा में बात करें तो इसे असभ्य माना जाता है। यानी किस चीज को असभ्य माना जाता है? उस भाषा का प्रयोग करना जो समूह का कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता, भाषा सभी को समझ में आती है, भाषा मजाकिया और हास्यप्रद है, या सभी इस भाषा में बात करते हैं। देखो अगर आप ऐसी भाषा में आपका एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें आप 5 इंसान हो, एक बंदा जो है वो गुजराती भाषा में बोल रहा है और बाकी सारे जो बंदे हैं या बाकी सारे जो लोग हैं वो हिंदी भाषा समझते हैं, तो ये चीज, वो जो इंसान गुजराती भाषा में बात कर रहा है, क्या वो चीज बाकी सारे लोगों को समझ आएगी? अगर समझ नहीं आएगी तो उनको क्या लगेगा, जबकि उसको हिंदी आती है, तो उनको क्या लगेगा कि ये तो बहुत रूड है, ये बहुत असभ्य है, तभी वो हमारे साथ हिंदी में बात ना करके गुजराती में बात कर रहा है या इंग्लिश में बात कर रहा है, ठीक है, जो कि कॉमन एक
जो है मिथ मतलब फैक्ट माना जाता है कि अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो सामने वाले को नहीं आती तो इसका मतलब आप उसके साथ रूड हो रहे हो, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय एनीवन इन द ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप में अगर वो लैंग्वेज किसी को समझ ही नहीं आ रही है तो उस चीज को फिर रूड माना जाता है। अगर लैंग्वेज सभी को समझ आ रही है, मतलब अगर इंग्लिश लैंग्वेज है और सभी को इंग्लिश आती है तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर तो सभी इंग्लिश में आपस में बात कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज फनी है या ह्यूमरस है जिसको सुनकर हंसी आ रही है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन टॉक्स इन दिस लैंग्वेज, अगर सभी लोग एक ही लैंग्वेज में बात करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक इंसान उस लैंग्वेज में बात कर रहा है जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स को समझ नहीं आ रही है तो फिर उससे समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, एग मार्क इज नॉट गिवन टू फॉलोइंग फूड। आपको पता है एग मार्क क्या है, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब इसके लिए मैं चाहती हूँ आप एग मार्क या फिर स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको समझो। सो यहाँ पर बेसिकली आप देख रहे होंगे स्टैंडर्डाइजेशन मार्क, यानी कि वो मार्क्स जो कि किसी एक प्रोडक्ट को दिए जाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी का पता चल सके। अगर आप टीवी खरीदने जाते हो या कोई भी ऐसी चीज प्रोडक्ट खरीदने जाते हो जो इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, या केमिकल वाली चीजें हैं, या टॉयज है, प्रेशर कुकर है, बिस्किट्स है, कॉफी है, उस पे आप कौन सा मार्क देखते हो, ISI मार्क देखते हो, ठीक है। कौन कौन सी चीजें, बिजली के उपकरण, ठीक है, और केमिकल वगैरह हैं, टॉयज हैं, प्रेशर कुकर हैं, बिस्किट्स हैं या कॉफी है, तो उस पे आप कौन सा मार्क देखोगे, ISI मार्क। FPO यानी जो आपका फूड रिलेटेड मार्क है, जो आपका प्रिजर्व फूड होते हैं जैसे कि टिन्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल जो टीन के उसमें कैन में आते हैं, ठीक है, जूसेस होते हैं आपके, जैम्स होते हैं, सॉसेस या पिकल्स, इस पे आपको FPO मार्क जरूर देख लेना है, जो कि अश्योर करता है कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर ये मार्क नहीं है इसका मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़िया नहीं है। एग मार्क, अब हमारा क्वेश्चन में ये था, तो एग मार्क हमारा किस किस चीज पर दिया जाता है, स्पाइसेस यानी मसालों पे, सीरियल्स पे, ठीक है, जो आपके अनाज वगैरह होते हैं, फ्लावर पे यानी जो आपके आटा होता है उस पे, पल्सेस पे, दालों पे, ठीक है, एग यानी अंडों पे, ऑयल आपका तेल वगैरह पे, और बटर पे, ठीक है। तो इन सब पे आपको एग मार्क देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है बिस्किट्स, तो बिस्किट्स पे क्या हमें एग मार्क देखने को मिलता है, नहीं, हमें ये सारी चीजों पे एग मार्क, स्पाइसेस पे, एग्स पे, ऑयल पे, लेकिन बिस्कुट्स पे हमें एग मार्क देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसका आंसर है बिस्किट। अच्छा, अगर बिस्कुट पे एग मार्क नहीं होता तो क्या होता है, ISI होता है, ठीक है, बिस्किट्स और कॉफी पे ISI स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद अगर हम वूल मार्क की बात करें तो ये हमारे वूल या वूलन गारमेंट्स, मतलब जो कपड़े ऊन के या ऊन से बने हुए होते हैं उन पे हमें देखने को मिलता है। हॉलमार्क हमें किस पे मिलेगा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स पे, यानी अगर आप कोई भी ऐसी चीज जो कि सोने से बनी हुई है या सोने के आभूषण वगैरह हैं तो उन पे हमें हॉलमार्क देख लेना है। इको मार्क हमें किस पे देखने को मिलता है, रिसाइक्लेबल, बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, डिटर्जेंट्स, प्लास्टिक या पेंट्स, ठीक है, इन सभी पे हमें मिलता है इको मार्क। चलो अब अगला क्वेश्चन इसी का देख लें, और करके दिया हुआ है, विच स्टैंडर्ड मार्क विल यू चेक व्हाइल बाइंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अभी हमने देखा अगर आप कोई भी सोने के आभूषण खरीद रहे हैं तो आप कौन सा मानक चिन्ह की जांच करेंगे, आंसर हो जाएगा C, हॉलमार्क। अगर हम कोई भी गोल्ड का उपकरण खरीद रहे हैं, सॉरी गोल्ड का आभूषण खरीद रहे हैं तो हम हॉलमार्क जरूर चेक करेंगे। ISI मार्क जैसा मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीजें आपको जरूर चेक कर लेनी है, और उस जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई उसको जरूर याद कर लेना। 6 क्वेश्चन ये भी 1 नंबर का है, द बनानास बिकम ब्लैक आफ्टर फ्यू डेज, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ, यानी कुछ दिनों के बाद केले जो होते हैं ना वो काले पड़ जाते हैं, ऐसा किसकी प्रक्रिया के कारण होता है, सो ऐसा एंजाइम्स की क्रिया के कारण होता है। अगर उसमें एंजाइम्स लग रहे हैं तो उसकी वजह से वो काले पड़ जाते हैं, ठीक है। और में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड गेट स्पॉइल्ड इन अ डे और 2, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा खाद्य है या कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि 1 या 2 दिन में खराब हो जाता है। अनियंस,
क्या प्याज 1 या 2 दिन में खराब हो जाते हैं? आपकी मम्मियाँ जो हैं वो स्टॉक में प्याज लाकर रखती होंगी 1 हफ्ते के लिए, क्या वो 1 हफ्ते की प्याज 1 या 2 दिन में खराब हो जाती है? नहीं। तो इसका आंसर प्याज नहीं होगा। आलू, आलू भी सब्जियों में आते हैं, तो ये भी नहीं होगा। चीनी, चीनी भी कई-कई बार हम 1 मंथ की लाके स्टोर कर देते हैं, ठीक है? तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। क्या हम दूध को 1 महीने का दूध इकट्ठा लाकर रख सकते हैं? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये जो दूध अगर हम 1 महीने का इकट्ठा लाकर रख देंगे तो उससे क्या होगा, ये क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट, जिसको हम ताज़ा अगर खाएंगे या पिएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। अगर हम इसको स्टोर करके रखेंगे तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मेथड फूड इज कुक्ड इन एन एनक्लोज्ड बॉक्स अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर? इसमें से कौन सी ऐसी विधि है जो भोजन को एक बंद डिब्बे में स्थिर तापमान पर पकाया जाता है? किस विधि में होता है ऐसा? आपकी एक एनक्लोज्ड बॉक्स जो इसमें बताया गया है उसको आप बोलते हैं अवन। अवन में क्या होता है, इस एनक्लोज्ड या इस बंद डब्बे में जो है आपके फूड को या जो भी आप उसमें रखना चाहते हो उसको पकाया जाता है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं बेकिंग या सेकना। सेकना या बेकिंग विधि होती है जिसमें कि हम एक एनक्लोज्ड बॉक्स को कांस्टेंट टेम्परेचर पे पकाते हैं। रोस्टिंग का आपको पता होगा, रोस्टिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आप वो बैंगन का भरता बोलते हैं ना उसको, बैंगन का भरता अगर आप बनाते हो तो उसमें क्या करती हैं आपकी मम्मियाँ, जो आपका गैस होता है, ठीक है, गैस पे उसको चला के या फिर आपका चूल्हे पे भी कई लोग बनाते हैं, तो बैंगन को इस तरीके से उसको रोस्ट करते हैं। रोस्ट करने का मतलब है ड्राई हीट में उसको पकाना, ठीक है, जिससे कि बाहर की जो होगी उसकी स्किन वो तो थोड़ी क्रंची हो जाएगी लेकिन अंदर का मटेरियल उसी तरीके से सॉफ्ट रहेगा। ग्रिलिंग में क्या होता है, एक पूरा एक इस तरीके से पैन वगैरह होते हैं, पैन आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो इस तरीके से बार्स होते हैं जिसमें कि नीचे हीट चलती है और कुछ ऑयल लगा के ग्रिलिंग की जाती है। बेकिंग जैसा मैंने आपको बताया। और सोलर कुकिंग क्या होता है? सोलर कुकिंग में होता है सन के द्वारा कुकिंग, यानी कि सूरज की मदद से कुकिंग करना, जिसमें कि आपके सन के वो बड़े बड़े जो हैं वो इस तरीके से जो सोलर पैनल रहते हैं उनकी मदद से कुकिंग की जाती है, ठीक है। सो चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। इसमें और में दिया हुआ है विच कुकिंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर पूरी? आपकी जो पूरियां होती हैं उसको बनाने के लिए कौन सी पाक विधि का उपयोग किया जाता है? तो डीप फ्राइंग। आपको पता है ये आपकी कढ़ाई है, इसमें ऊपर तक यहाँ तक तेल भरते हैं और पूरियां जो है उसमें तलते हैं ताकि वो जो तेल है उससे ऊपर उठ के आए, ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं डीप फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में क्या होता है? अच्छा मुझे कमेंट में बताओ शैलो फ्राइंग में कौन सी जो है चीज बनाते हैं, कौन सी रेसिपी आप बना सकते हो। शैलो फ्राइंग का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, कम तेल में पकाना, ठीक है, या आप उसको एक तरह से अ, थोड़ा वो जो पैन होते हैं ना, पैन में आप कम तेल लगा के उसको शैलो फ्राई करनी है, उथला तलना, ठीक है। सॉटनिंग या सौते करना आपको पता ही है, कम कम तेल में थोड़ा सा चम्मच से वो हिलाते रहना उसको, वो सॉटनिंग होती है। पॉशिंग, पाउशिंग, पाउशिंग का मतलब आपने एग पॉशिंग देखा होगा, एग पोच देखा होगा, जिसमें कि किसी भी चीज को अगर हमें उसे पॉश करना है तो हम उसे गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल देते हैं, थोड़ा सा मतलब, ठीक है, तो उसी को पॉशिंग कहते हैं। नेक्स्ट है सीवर हेडेक एंड ड्राई व्हाइट कॉटेड टंग could be symptoms of which disease? यानी तेज सिर दर्द और सूखी सफेद परत वाली जीभ कौन सी बीमारी के लक्षण हो सकते हैं? ये टाइफाइड के लक्षण होते हैं। अगर आपके सीवर हेडेक है या व्हाइट कॉटेड टंग है, आपकी जीभ जो है वो उस पर सूखी सफेद परत दिखाई देती है जो कि एक डिहाइड्रेशन का कारण होती है। इसमें आपको काफी टाइफाइड में डिहाइड्रेशन हो जाता है, खांसी बहुत आती है, तो ये जो है टाइफाइड के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर डायग्नोज दैट पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम कोलेरा ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ दीज सिम्टम्स? अच्छा, डॉक्टर ने ना ये पता लगाया है कि उसके मरीज को हैजा है, हैजा से पीड़ित है वो मरीज, लेकिन आपको ये बताना है कि उसे कौन से 2 लक्षण दिखाई दिए होंगे डॉक्टर को जिससे उन्होंने ये बता दिया कि उसे हैजा है। तो इसका आंसर है क्रैम्प्स इन लेग्स एंड वाटरी डायरिया। यानी कि अगर पैरों में ऐंठन या पैरों में दर्द है, थोड़ा थोड़ा दर्द है ये और पानी जैसे दस्त हैं, तो इसकी वजह से आपका जो है डॉक्टर को ये पता चल जाता है कि उसे हैजा है। रैपिड पल्स,
तेज नब्ज या नाड़ी इससे नहीं होता, और चेस्ट पेन ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड आपका है डी में, सो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। एड्स स्प्रेड थ्रू बाय, यानी कि एड्स जो है वो किसके कारण फैलता है, स्नीजिंग के कारण, छींकने से, नहीं ये नहीं होता। शेयरिंग टॉयलेट, अगर आप शौचालय साझा कर रहे हैं तो इससे भी नहीं होगा। हाथ मिलाने से भी नहीं आपका एड्स फैलता, आपका एड्स फैलता है संक्रमित सुइयों से, इन्फेक्टेड नीडल्स से। अगर किसी इंसान को पहले से एड्स है, अगर वही नीडल, ठीक है, दूसरे इंसान के सेम वही नीडल, इन्फेक्टेड नीडल दूसरे इंसान के उसमें लगा दी जाए शरीर में, तो उससे फिर एड्स फैल जाता है। ये लोगों का मिथ है कि आप अगर एड्स वाले बंदे से हाथ मिला रहे हो, ठीक है, उसके पास बैठे हो, तो उससे भी एड्स हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ड्रेस हैज अ ब्राउन कलर्ड स्टेन ऑन इट, यू हैव राइटली आइडेंटिफाइड इट एज दैट ऑफ, आपकी पोशाक पर भूरे रंग का धब्बा है, आपने इसकी सही पहचान की है। मतलब आपकी एक पोशाक है, ठीक है, ये आपकी पर्टिकुलरली ड्रेस है, अब आपकी ड्रेस पर एक भूरे रंग का धब्बा लगा हुआ है, आपको बताना है कि ये धब्बा जो है वो किस चीज का हो सकता है। करी का होगा, करी का अगर होगा तो वो येलो कलर का होगा, एज यू ऑल नो। एग का धब्बा होगा तो वो कैसा हो जाता है, व्हाइट एंड येलो, इस तरीके से वो होगा। टी का धब्बा, ये है चाय का धब्बा। चाय या कॉफी के जो दाग होते हैं ना, वो येलो कलर के, सॉरी ब्राउन कलर के हो जाते हैं। मिल्क के अगर दाग हैं तो वो व्हाइट ही रहेगा, वो सूख कर भी व्हाइट ही दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टी। नेक्स्ट है 12th, विच शुड बी द आइडियल डायरेक्शन ऑफ अ हाउस, इनमें से कौन सी घर की एक आदर्श दिशा होनी चाहिए, मतलब कौन सी दिशा में हमें अपना जो घर है वो बनाना चाहिए। तो इसका आंसर है नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा जो है वो बिल्कुल सही मानी जाती है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंसेस के हमें आय और व्यय को संतुलित करने में मदद करता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो बजट है वो हमारी आय और व्यय, मतलब जो हमारी सैलरी है और जो हम खर्चे कर रहे हैं, तो उसका संतुलन बिठा देता है, बिल्कुल सही है। मैनेज फाइनेंसेस ऑफ फैमिली की, ये परिवार के वित्त का प्रबंधन करने में मदद करता है, मतलब परिवार कितना खर्चा कर रहा है ये सब देखने का काम जो है बजटिंग मदद कर देता है। प्रायोरिटाइज फैमिली नीड्स की, ये पारिवारिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने में मदद करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मीट ऑल नीड्स ऑफ फैमिली, यानी कि वो जो है परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये गलत क्यों होगा, मतलब आंसर में तो ये सही है पर ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि बजट जो है वो कुछ आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है, मतलब जो आवश्यकताएं जरूरी होती हैं उनको प्राथमिकता देने का काम बजट करता है, ठीक है। जैसे अगर आपको टॉय चाहिए, बहुत महंगा टॉय है, तो अगर आपके घर में बजटिंग चल रही है तो उस टॉय को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो एक जरूरी आवश्यकता नहीं है, तो उसको प्राथमिकता देने की कोई जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट एज टू बी अ मदर, यानी कि एक माँ बनने की सही उम्र क्या होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन 20 to 35 ईयर्स, यानी कि 20 से 35 वर्ष के बीच में बिल्कुल सही उम्र होती है। रोहित वांट्स टू कुक ऑन एन आयरन ग्रिड ओवर द फायर और बिटवीन इलेक्ट्रिकली हीटेड बार्स, यानी कि रोहित जो है वो लोहे की जाली पर आग, जैसे लोहे की जो जाली होती है उस पर आग जला के या बिजली से गर्म सलाखें जो होती हैं उन पे खाना बनाना चाहता है उनके बीच में, तो ये कौन सी विधि है, विच मेथड इज दिस। तो इस विधि को हम कहते हैं ग्रिलिंग विधि, ग्रिल करना। जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें क्या होता है, बेसिकली नीचे से आग जलती रहती है और ये कुछ बाज होते हैं, जो आपने देखा होगा पनीर वगैरह लगा के वो आपके मशरूम वगैरह उसमें लगा के वो ग्रिल करते हैं और फिर उसको खाते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो ये रहती है, कौन सी चीज बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च, ठीक है, शिमला मिर्च आपकी रहती है, तो शिमला मिर्च वगैरह उन सबको ग्रिल करके वो खाते हैं, वो उसमें आपने मूवीज में भी कई बार देखा होगा, तो उसको ग्रिलिंग मेथड कहते हैं। बेकिंग हमने देख लिया, एक एनक्लोज बॉक्स में जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे बेकिंग की जाती है। रोस्टिंग भी मैंने आपको बता दिया और सॉटनिंग भी बता दिया, ठीक है। Next question, your friends are making posters to make people aware of noise pollution in their neighborhood. Choose the most resolution for this. मतलब क्या है इसका,
कि आपका जो एक मित्र है वो अपने आस पड़ोस के लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक कर रहा है, जो आपकी नॉइस पोल्यूशन होती है उसके प्रति जागरूक करने के लिए वो एक पोस्टर बना रहा है। तो आपको सबसे अच्छा नारा आपको बताना है जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए या उसको जागरूक करने के लिए आपको लिखना है उस पोस्टर पर। गेट द लीकिंग टैप्स रिपेयर्ड, यानी कि टपकते नलों की मरम्मत कराएं। क्या ये रिलेटेड है किसी भी तरीके से नॉइस पोल्यूशन से? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन का इसमें कोई काम ही नहीं, ये तो जल प्रदूषण से रिलेटेड है ना, क्योंकि अगर हम नलों की मरम्मत करवाते हैं तो वो जल प्रदूषण में आता है। डिस्पोज गार्बेज सेफली, कि हमें कूड़े का जो सुरक्षित निपटान है वो करना चाहिए, ये भी रिलेटेड नहीं है। वाहन को प्रदूषण मुक्त रखें, यानी अपनी जो व्हीकल है उसको पोल्यूशन फ्री रखें, तो ये भी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा धीमी आवाज में रेडियो चलाएं, क्योंकि रेडियो की वजह से जो है अगर हम लो वॉल्यूम पर नहीं चलाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल फेबल इन कंटेक्स्ट टू अडोलसेंट्स, यानी किशोर अवस्था के संदर्भ में व्यक्तिगत दंत कथा से आप क्या समझते हैं? देखो, व्यक्तिगत दंत कथा में क्या होता है, पेरेंट्स के द्वारा या फिर उनके आसपास के जो फ्रीबीज होते हैं, फ्रीबीज पियर्स होते हैं उनके, यानी उनके जो साथी होते हैं एडोलसेंट्स के, किशोर अवस्था के, उनके द्वारा ये जताना उन उन बच्चों को या उन किशोरों को कि तुम बहुत यूनिक हो। ठीक है, तुम बहुत अलग हो, तुम बहुत यूनिक हो, जिसकी वजह से वो दूसरों की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं पर्सनल फेबल। हैविंग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, तो ये गलत होगा कि उनको सही और गलत की समझ होना, ये गलत होता है दंत कथा में। व्यक्तिगत एग्जामिनिंग वेरियस अल्टरनेटिव्स, विभिन्न विकल्पों की जांच करना, ये भी गलत है। सोचना कि हर कोई उन्हें देख रहा है, ये भी गलत है। इसका आंसर होगा सोचना कि वह अद्वितीय है, यानी थिंकिंग दे आर यूनिक, ये समझना कि वो यूनिक है, वो पर्सनल फेबल कहलाता है। Next question, the rickshaw puller deliberately took Ganev through a long route so that he can charge her more. Which value is he lacking? यानी रिक्शा चालक जो है उसने गनेव जो मतलब गनेव है उसको जानबूझकर लंबे रास्ते से वो ले गया ताकि उससे अधिक शुल्क या अधिक जो एक आप कह सकते हो चार्ज ले सके, ठीक है, अधिक पैसे ले सके। तो उसमें कौन सा मूल्य नहीं है, कौन से मूल्य की उसमें कमी है? आपको एक इंसान बोल के ले जाए कि आप ना मतलब मैं आपको लंबे रूट ना ले जाके जो छोटा रूट है उससे ले जाऊंगा, और वो आपको लंबे रूट पे ले जा रहा है, तो इसका मतलब उसमें क्या है, ईमानदारी नहीं है। ठीक है, ईमानदारी इसमें नहीं है, तो ऑनेस्टी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी ऑफन यू रियलाइज द क्लोथ वेंडर हैव मेजर्ड लेस क्लोथ, नेक्स्ट टाइम यू विल कैच हिम इफ ही ट्राइज टू, यानी आपको बताना है कई बार ना आपको ये एहसास होता है कि जो आपका कपड़ा विक्रेता है जिससे आप कपड़ा खरीद रहे हो वो आपको कपड़ा कम नाप के दे रहा है। ठीक है, अगली बार यदि वो ऐसा करता है तो आप उसको किस तरीके से, कौन सी ऐसा आप तरीका अपनाएंगे जिससे कि आप उसे पकड़ लो। ठीक है, अगर वो कपड़ा नापते समय उसे खींचे तो ये इसका आंसर है, या फिर अगर वो कपड़े को मापने के लिए टेबल का उपयोग करे तो ये इसका आंसर हो जाए। तो इसका आंसर हो जाए फर्स्ट एंड सेकंड, जहां पर भी आपको फर्स्ट एंड सेकंड दिख रहे हैं, सी इसका आंसर है। ऐसा क्यों? देखो, जब भी एक कपड़े को नापते टाइम अगर हम खींच देते हैं ना तो क्या होता है, उसकी लेंथ उस तरीके से स्ट्रेचिंग में बढ़ जाती है, लेकिन जब आप उसको वापस छोड़ोगे स्ट्रेचिंग से तो वो क्या होगा, वो कपड़ा थोड़ा कम पड़ जाएगा। अगर कोई भी इंसान, कोई भी विक्रेता स्ट्रेच करते हुए आपको कपड़ा मेजर करके दे रहा है तो इसका मतलब वो कम कपड़ा बाद में निकलेगा। नेक्स्ट, अगर वो अपनी ही एक टेबल का इस्तेमाल कर रहा है, हो सकता है कि उस टेबल पे उसने क्या किया हो, उसने गलत तरीके की वो लगाई हो मेजरिंग वगैरह जो भी है, तो इसीलिए हम फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं। मेजरिंग रॉड से कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर चीप फैब्रिक और एक्चुअल प्राइस पे दे रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मेजरिंग रॉड से कर रहा है अगर मेजरिंग रॉड बेंट नहीं है, ठीक है, अगर मेजरिंग रॉड किसी भी तरीके से, अगर इस तरीके की मेजरिंग रॉड है तो भी उसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, अगर सीधी मेजरिंग रॉड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बेंट है तो दिक्कत आएगी, बेंट यानी मुड़ी हुई। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसी में और में दिया हुआ है, मिल्क यू ब्रिंग फ्रॉम डेयरी अपीयर्स वेरी थिन, यानी कि जो दूध आप अपने डेयरी से लाते हो ना वो आपको काफी पतला लगता है। टू चेक इफ द मिल्कमैन इज नॉट एडिंग वाटर यू विल, यानी कि ये जांचने के लिए दूध वाला उसमें कोई पानी तो नहीं मिला रहा, तो आप क्या करेंगे, पहला तरीका होता है कि आप उस मिल्क को प्लेट पर डालेंगे एंड टिल्ट करके उसे देखेंगे, यानी टेढ़ा करके देखेंगे कि उस दूध के निशान है या नहीं है, कि वो अपने ट्रेस ऑफ मिल्क छोड़ रहा है या नहीं। एंड फोर्थ ऑप्शन है इसमें कीप इन टम्बलर, कि आप उसको एक
टम्बलर में रखेंगे 10 मिनट के लिए और उसके बाद ये देखेंगे कि एक रिंग उसमें फॉर्म हो रही है टॉप पे या नहीं, ठीक है। कि हम उसे 10 मिनट के लिए ग्लास में रखेंगे और जांचेंगे कि कोई रिंग ऊपर बनी है या नहीं। अगर रिंग नहीं बनी तो इसका मतलब वो नकली है, अगर बन गई तो इसका मतलब असली है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ कहाँ है? हमें ए ऑप्शन में दिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। अब ट्रू एंड फॉल्स आ गया और यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। कोई भी 4 आपको करने हैं, 5 दिए हुए हैं। व्हाइट क्लोथ्स शुड बी सोक्ड ओवरनाइट। क्या हम सफेद कपड़ों को रात भर भिगोकर हमें रखना चाहिए? ये कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपका कोई ऐसा कपड़ा है जिसे आप रात भर, कोई भी कपड़ा, कोई भी फैब्रिक, अगर हम उसको ओवर नाइट भिगो कर रखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, वो कपड़ा बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो फटने लग जाएगा, ठीक है। फटने लग जाएगा। फटने क्यों लग जाएगा? क्योंकि उसके रेशे जो हैं वो खुल जाएंगे पानी में। तो इसीलिए इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि अगर हम उसको ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, वाइट क्लोथ्स हो या कैसे भी क्लोथ्स हो, हम उसको ओवरनाइट सोक करके नहीं रख सकते। तो इसका आंसर है फॉल्स। ओनली वाइट कलर क्लोथ्स शुड बी सोक्ड, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सफेद कपड़ों के रंग जो होते हैं उन्हें ही हमें भिगोना चाहिए। तो ये सही है, ये ट्रू है कि ओनली वाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं उन्हें हमें भिगो के रखना चाहिए, क्योंकि वाइट कलर के क्लोथ्स जो होते हैं वो काफी मैले होते हैं, ठीक है, काफी जल्दी मैले हो जाते हैं। तो इनको अगर हम भिगो के, का मतलब है डिटर्जेंट में, आप बकेट में उनको पहले भिगो के रख लो धोने से पहले, ठीक है। बाकी क्लोथ्स को भिगोने की ऐसी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। सोक वेरी डर्टी क्लोथ सेपरेटली, कि हमें बहुत ज्यादा गंदे जो कपड़े होते हैं ना उनको अलग से भिगोना चाहिए। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम बहुत गंदे कपड़ों को सारे कपड़ों में मिक्स करके भिगोएंगे तो वो उनका जो गंदगी है वो दूसरे कपड़ों में लग जाएगी। टू मैनी क्लोथ शुड नॉट बी सोक्ड टुगेदर, कि बहुत सारे कपड़ों को हमें एक साथ नहीं भिगोना चाहिए। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे कपड़ों को एक साथ भिगो देंगे तो क्या होगा कि वो ढंग से भीग ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, कॉटन क्लोथ्स आर स्टार्च टू गिव देम फिटनेस वाइटनेस, यानी कि सूती कपड़ों को अगर हम ज्यादा सफेद बनाना चाहते हैं तो इनमें हम कलफ या फिर स्टार्च जो है वो ऐड करते हैं। तो ये भी ट्रू है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अब आपका आ जाता है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पर ना आपको कुछ कथन दिए जाएंगे और आपको उनका कारण दिया जाएगा। अब आपको बताना है कथन और कारण सही है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द असर्शन एंड रीजन। इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो अभिकथन और कारण के बीच में सही संबंध बताता है। फर्स्ट आपका बोला है एक्सपेंडिंग स्टेज ऑफ फैमिली इन्फ्लुएंसेस देयर एक्सपेंडिचर, यानी कि परिवार का विस्तार स्तर उनके खर्च को प्रभावित करता है। कि अगर किसी भी फैमिली में परिवार बढ़ रहा है, एक बच्चे के आ जाने से भी, अगर एक न्यू बॉर्न बेबी आ रहा है उस फैमिली में, तो उससे क्या होगा, उसके खर्चे बढ़ने लग जाएंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। कैसे? उसके लिए डायपर लाना है, उसके लिए मेडिसिन का देखना है, और अगर वो बीमार भी पड़ जाता है तो भी उसके बहुत सारे टेस्ट वगैरह देखने हैं। तो उससे क्या होगा, उससे परिवार का जो स्तर है खर्चे का वो बढ़ता है, ठीक है। सो इसका ये तो बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज मोर इफ दे हैव स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, कि अगर उस परिवार में, किसी भी परिवार में स्कूल जाने वाला बच्चा है तो उनका अधिक खर्चा होता है। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो दोनों ही ट्रू हैं। खर्चा कैसे होता है? क्योंकि उसकी ट्यूशन की फीस लगेगी, उसके स्कूल की फीस लगेगी, उसके साथ साथ उसके बुक्स वगैरह में खर्चा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यानी कि दोनों ही अभिकथन और कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से आपको पढ़ के तब इन क्वेश्चंस को करना है। इसी में सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, दोनों करने हैं, मतलब जरूरी नहीं कि, मतलब ये नहीं कि आपको ये वाला कर दिया तो ये वाला नहीं करना, दोनों करने हैं। नीचे और दिया हुआ है ना, तो आप या तो फर्स्ट और सेकंड इनमें चॉइस रख सकते हो या फिर नीचे वालों में रख सकते हो। सो यहाँ पर बोला गया है टू टाइप्स ऑफ फटीग्स आर, यानी दो प्रकार की थकान होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है आपकी मेंटल फटीग, ठीक है, जो आपकी होती है मानसिक, ठीक है। मानसिक यानी अगर आप बहुत ज्यादा ऐसा काम कर रहे हो जिसमें कि आपका शरीर तो इतना वो नहीं कर रहा लेकिन आपका दिमाग बहुत चल रहा है, तो उससे मेंटल फटीग होती है। सेकंड होती है आपकी फिजिकल फटीग, जिसमें आप ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हो पर मतलब अपने शरीर से बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो, ठीक है, शारीरिक थकान, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, शारीरिक, ठीक है। सो दो तरीके की थकान होती है। अब मेंटल फटीग का आप एक एग्जांपल मैं देना चाहूँ तो जैसे जो ऑफिस में काम करते हैं लोग,
ऑफिस में क्या होता है, मतलब बड़े अगर पद पर हैं तो वो लोग ना ज़्यादा फिजिकल काम नहीं करते हैं, मतलब ऐसा काम नहीं करते कि बहुत बड़े बड़े बोरे उठा कर रख रहे हैं या कुछ ऐसा, लेकिन वो लैपटॉप के सामने घंटों भर बैठे अगर काम करते हैं तो आकर उन्हें बहुत ज़्यादा घर आकर मेंटल फटीग या फिर मानसिक थकान महसूस होती है। फिजिकल फटीग की बात करें तो आप लेबर वाला काम देख सकते हो। लेबर क्या करते हैं, बहुत सारी एक साथ ईंटें उठाते हैं और इतना सारा काम करते हैं कि उन्हें शारीरिक थकान होती है, उन्हें कोई वहां दिमाग नहीं लगाना, लेकिन शरीर की थकान उन्हें हो जाती है। इसी में नेक्स्ट में दिया हुआ है सेम वही पैटर्न है, असर्शन दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। फैमिली शुड फाइंड एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनकम दैट विल बी अवेलेबल टू देम फॉर एक्सपेंडिचर, यानी परिवारों को आय की सटीक राशि का अनुमान लगाना चाहिए जो उन्हें व्यय के लिए उपलब्ध होगी। मान लीजिए आपके घर में 1 लाख आय है, जस्ट अज्यूम करिए, ठीक है, 1 लाख आय है। अब इस आय को, मतलब इस सैलरी को आपको इस तरीके से इसकी सही सटीक राशि का अनुमान लगाना पड़ेगा कि आपके घर में 50,000 इस्तेमाल होगा, ठीक है, या आपके घर में 20,000 आय इस्तेमाल हो सकती है। तो वो जो खर्चा है ना आपका, उसको सटीक तरीके से आपको अनुमान लगाना पड़ेगा। तो ये ट्रू है। ग्रॉस इनकम ऑफ अ फैमिली डिफर्स फ्रॉम इट्स टेक होम पे, यानी कि जो परिवार की सकल आय होती है और निवल आय होती है उसमें अंतर होता है, तो ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन एंड रीजन दोनों ही ट्रू है, सो ए इसका आंसर है। ज्यादातर में यही है कि असर्शन और कारण जो है वो दोनों ही सही हैं। नेम द 2 टाइप्स ऑफ फटीग एक्सपीरियंस बाय स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के द्वारा अनुभव की जाने वाली 2 प्रकार की थकान बतानी है आपको। एक तो वही सेम फिजिकल थकान होती है उनके द्वारा, क्योंकि वो घंटों घंटों भर कुर्सियों पर बैठे रहते हैं तो उससे भी फिजिकल थकान उन्हें हो जाती है। और सेकंड इसमें है मेंटल थकान, ठीक है, मेंटल फटीग या मेंटल मानसिक थकान। इसके अलावा भी उन्हें कई सारी जैसे स्लीप इश्यूज भी हो जाते हैं उन्हें, ठीक है, स्लीप इश्यूज भी हो जाते हैं जो भी एक मेंटल थकान में ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी आपका आ जाता है असर्शन एंड रीजन वाला। अ प्रेग्नेंट वुमन शुड नॉट सिट इन रूम वेयर समवन इज स्मोकिंग, ये तो कितना लॉजिकल, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना इसमें। गर्भवती महिला अगर उस कमरे में बैठेगी जहां पर कोई धूम्रपान कर रहा है तो क्या वो उसके लिए सही रहेगा? तो ये बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, तो उसे नहीं बैठना चाहिए, तो इसका आंसर है ट्रू। सिगरेट का धुआं जो है प्लेसेंटा के माध्यम से भ्रूण के रक्त में प्रभाव में चला जाता है और फिर भ्रूण को नुकसान पहुंचा सकता है, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो सिगरेट का धुआं होता है वो भ्रूण को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए इसका भी आंसर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द जाइगोट अटैच इटसेल्फ टू द लाइनिंग ऑफ द डैश, गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के दौरान जाइगोट जो होता है वो स्वयं को डैश की भित्ति से चिपका देता है, तो इसका आंसर है यूट्रस, ठीक है, वो क्या करता है, यूट्रस से जो है चिपका देता है। अभी फिलहाल मुझे हिंदी का इसका कोई मतलब यूट्रस का वर्ड याद नहीं आ रहा, सो यूट्रस इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd है। फर्स्ट में आपसे पूछा है आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन द फील्ड ऑफ फैब्रिक एंड अपैरल साइंस गुनीता वांट्स टू फाइंड अ जॉब, यानी गुनीता ने ना कपड़ा और परिधान विज्ञान के क्षेत्र में स्नातक मतलब हासिल कर लिया, मतलब ग्रेजुएट हो गई है वो। अब गुनीता नौकरी ढूंढना चाहती है, तो आप उसको अवेयर करिए, मतलब आपको उसको 2 संस्थान, ऐसी 2 इंस्टीट्यूट बतानी है जहां पर वो उस विषय में अपना आवेदन डाल सकती है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहली संस्थान जो आप उसको बता सकते हो वो है NIFT, निफ्ट, यानी कि आपकी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहली संस्थान जो आप उसको बताएंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आपकी बुक में भी दी हुई है। एक तो ये है NIFT। सेकंड जो संस्थान आप उसे बता सकते हो वो है आपकी टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, द टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, इसमें भी वो दे सकती है अपना एप्लीकेशन। और जो थर्ड वाली है वो है आपकी जो आपकी बुक में भी दी हुई है, ठीक है, सो ये हो जाती है आपकी अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड काउंसिल, अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, काउंसिल AEPC, ठीक है, AEPC। तो ये आपकी इंस्टीट्यूट है, एक तो आप NIFT याद रखना और AEPC याद रखना। टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट भी आप बता सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी में और में दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो। विच टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल टू यूथ इन द फील्ड ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। इंटीरियर डेकोरेशन के क्षेत्र में युवाओं के लिए कौन से स्वरोजगार होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आपको पता होगा कि हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने से अपना रोजगार खोल रहे हैं, तो उसको हम स्वरोजगार कहते हैं। अगर हम वैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करें जो कि किसी के अंडर दिया जाता है, तो जिसमें हम किसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है, सो उसको हम जॉब भी कहते हैं, प्रोफेशन भी कह सकते हो। सो इसमें आपसे पूछा है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बताओ जो कि फील्ड ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत यूथ के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसका आंसर देखो, ऐसा यूथ जो कि इंटीरियर डिजाइनिंग में है तो वो इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, ठीक है, इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, डेकोरेटर बन सकता है। इसके अलावा वो फ्रीलांसिंग में भी जा सकता है, ठीक है, तो वो फ्रीलांसिंग में भी जा सकता है, फ्रीलांसिंग इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकता है। थर्ड, वो किसी भी प्रकार से इंटीरियर जो कंसल्टेंट होते हैं, इंटीरियर होम कंसल्टेंट होते हैं, वो भी वो बन सकता है, जिसमें कि आपसे जो है ये आपको बताना होता है या ये आपको कंसल्ट करना होता है किस तरीके से आप इस घर की इंटीरियर डिजाइनिंग करें, तो वो सब चीजें हैं। इंटीरियर डिजाइनर जो होता है वो कंपनीज के लिए भी काम कर सकता है, सो दैट डिपेंड्स। नेक्स्ट है 24th, फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। बॉइल्ड फूड कैन बी मेड फॉर पैलेटेबल बाय एडिंग लेमन और स्पाइसेस। उबले हुए भोजन में अगर आप नींबू या मसाले डाल देते हैं तो उसको स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर है ट्रू, है ना। अगर आप कोई ऐसा फूड खा रहे हैं जो उबला हुआ है, अगर उसी में आप लेमन और स्पाइसेस वगैरह डाल दें तो उससे हम उसको स्वाद बढ़ा सकते हैं, तो ट्रू है। स्टोइंग इज डन बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, यानी स्टोइंग जो होती है वो क्वथनांक से नीचे की जाती है, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे की जाती है, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि वो पानी उबला नहीं है, उस उबलने के स्तर से नीचे रह गया है। नेक्स्ट है लिड शुड बी टाइटली क्लोज्ड व्हाइल स्टीमिंग फूड, यानी भोजन को भाप में पकाते समय ढक्कन कसकर बंद करने चाहिए। अगर आप भोजन को भाप में पका रहे हो, ढक्कन कसकर बंद नहीं कर रहे हो, तो वो उड़कर भाप सारी निकल जाएगी, फिर क्या फायदा स्टीम फूड का, तो इसका आंसर भी ट्रू है। सोलर कुकर डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, सोलर कुकर जो होता है उससे कोई धुआं नहीं निकलता है, तो ये भी ट्रू है, क्योंकि सोलर कुकर जो है उससे धुआं नहीं निकलता, वो सीधा सन की मदद से अपना फूड जो है वो तैयार करता है, ठीक है। नेक्स्ट इसी में और भी दिया हुआ है, सेकंड का ए और बी। विच आर टू फास्टेस्ट कुकिंग मेथड, आपको सबसे ज्यादा तेज खाना पकाने की विधि बतानी है। तो सबसे ज्यादा तेज खाना पकाने की विधि दो, एक तो आपकी माइक्रोवेव में अगर आप पका रहे हो, ठीक है, माइक्रोवेव में पका रहे हो। सेकंड विधि आपकी हो सकती है प्रेशर कुकर, ठीक है, प्रेशर कुकर में आप अगर प्रेशर कुकर में अगर आप पका रहे हो तो इससे भी बहुत जल्दी आपका खाना पक जाता है। नेक्स्ट है नेम टू ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग अ सोलर कुकर, अगर आप एक सोलर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके क्या दो कमियां हैं उसमें, तो इसका आंसर देखो मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। अगर आप सोलर कुकर का इस्तेमाल करें तो इसके दो ड्रॉबैक्स क्या है। सबसे पहले तो ये काफी स्लो प्रोसेस होती है, मतलब काफी समय लग जाता है इसको कुक करने में, ठीक है, सूरज पूरे उसमें जब गर्म होगा, ठीक है, ऊपर चढ़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर गर्मी पैदा होगी और तब जाकर ये जो है सोलर कुक हो पाएगा। धीमी प्रक्रिया है, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस है और खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। नॉट सूटेबल ऑन क्लाउडी डेज, अच्छा सूरज जब होगा तभी तो यहाँ खाना पक पाएगा, अगर सूरज नहीं है तो फिर क्या होगा, तो फिर हम उन बादलों वाले दिन में ये खाना नहीं पका सकते हैं, ठीक है, फिर गैस का इस्तेमाल करो। तो ये इसके दो ड्रॉबैक्स हैं। अब अगला आपसे बोला गया है 25th में मैच करना है कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ, 2 नंबर का क्वेश्चन है। ब्लांचिंग, ब्लांचिंग का बताना है सन ड्राइंग, फ्रीजिंग, पैस्चराइजेशन, रेजिंग द टेम्परेचर, लोअरिंग द टेम्परेचर, अरेस्ट एक्शन ऑफ एंजाइम्स या डिहाइड्रेशन। तो ब्लांचिंग जो है ना वो मदद करती है एंजाइम्स के एक्शन को अरेस्ट करने के लिए। ब्लांचिंग क्या प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, किसी भी अगर आप फॉर एग्जांपल लीफी वेजिटेबल है, ठीक है, लीफी वेजिटेबल या आप कह सकते हो पत्तेदार, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनको ब्लांच करने का क्या तरीका होता है, मैं आपको ब्लांचिंग प्रोसेस समझा रही हूँ। इसमें ना एक मतलब ज्यादा गर्म पानी नहीं लिया जाता, एक हल्के बॉइलिंग पॉइंट में उन सब्जियों को थोड़ी देर हम
उसको गर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक बाउल में साथ साथ हमें बर्फ और ठंडे पानी से वो बाउल भर के रखना पड़ता है और सीधे सीधे ये फूड यहाँ से निकाल के इसमें डालना पड़ता है ताकि फिर वो जल्दी से जल्दी ब्लांच हो सके। इससे ना एंजाइम्स, मतलब जो एंजाइम्स होते हैं वो लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सन ड्राइंग, सन ड्राइंग में मतलब अगर आप सूरज के नीचे किसी भी एक चीज को ड्राई कर रहे हो तो उससे क्या होगा, उससे उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यानी उसमें अगर कोई भी प्रकार से पानी है तो वो उड़ जाएगा। जैसे आपने सन ड्राइंग प्रोसेस कहाँ इस्तेमाल होती है, जो केले के चिप्स होते हैं, केले के चिप्स में क्या करते हैं, वो अच्छे से उसको काट के कच्चे केले को और फिर उसके बाद उसको सूरज में धूप में रख देते हैं। ऐसे ही आपके जो सन ड्राइंग प्रोसेस है उसमें भी आपकी लगती है। ये आपका जो आप अचार वगैरह आपकी मम्मियाँ बनाती हैं, तो अचार को बनाने से पहले उनको अच्छे तरीके से काट के, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आम का अचार आप बना रहे हो तो आम को काट के और अच्छे से उनको फिर सुखाया जाता है ताकि उसमें किसी भी प्रकार से पानी ना रहे। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो है वो फ्रीज करना है, मतलब किसी भी चीज को अगर आप फ्रीज कर रहे हो तो लोअर करेंगे टेम्परेचर को, है ना। आपको पता है अगर हम किसी भी चीज में टेम्परेचर को कम कर रहे हैं मतलब हमारा जो फ्रीजिंग है वो मेथड होता है। पैस्चराइजेशन में आपका बच गया रेजिंग द टेम्परेचर, अगर आप रेज कर रहे हैं टेम्परेचर को। पैस्चराइजेशन किसका होता है, ज्यादा से ज्यादा मिल्क का और जूसेस का, ठीक है। जो आपके लिक्विड होते हैं उनका पैस्चराइजेशन मेथड इस्तेमाल होता है। तो फर्स्ट का आपका सी हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का सी हो जाएगा, सेकंड का आपका डी हो जाएगा, थर्ड का बी है एंड फोर्थ का ए है। अब ये आपको कहाँ मिल रहा है, सी डी बी ए, तो इसका आंसर है सी, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। सेम वही चीज है आपकी हिंदी में दी हुई है। नेक्स्ट इसी में सेकंड में दिया हुआ है टू एडवांटेजेस ऑफ रोस्टिंग मेथड। रोस्टिंग मेथड या भूनने की विधि के कोई दो लाभ आपको बताने हैं। रोस्टिंग मेथड के दो लाभ क्या हो सकते हैं। देखो, रोस्टिंग मेथड जैसा मैंने आपको बताया था कि ड्राई हीट होती है, ठीक है, ये आपकी गैस है, ड्राई हीट है, उस पे हम बैगन पका रहे थे, पकाना मतलब रोस्ट कर रहे थे। अब उस रोस्टिंग मेथड में क्या होता है, इस रोस्ट करने का क्या मतलब है, सबसे पहला कारण है कि हम उसमें इनहेंस करना चाहते हैं फ्लेवर्स एंड टेक्सचर्स को, यानी कि उसके फ्लेवर को बढ़ाना चाहते हैं, पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण हो जाता है कि इसमें हम ना अपने न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करना चाहते हैं, मतलब हम किसी भी तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स को खत्म नहीं करना चाहते। अगर हम इसी चीज को डीप फ्राई कर देते तो फिर उससे क्या होता, हम बहुत ज़्यादा ऑयल या फैट कंज्यूम कर रहे होते और इस वजह से हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स जो आने थे वो नहीं आ पाते। थर्ड कारण आप कह सकते हो कि हम रोस्टिंग मेथड से बेसिकली क्रिस्पी भी करते हैं चीज़ों को, ठीक है। बेसिक आपको दो ही बताने हैं बट आप तीन मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप इसमें भी मैच द फॉलोइंग करना है। डोसा, ढोकला, स्प्राउटेड मूंग दाल चाट दी हुई है, व्हीट बेसन लड्डू दिए है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन एंड जर्मिनेशन। इनका मतलब समझ लो। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है मेथड ऑफ इनहेंसिंग दिए हुए हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक चीज के साथ दूसरी चीज को मिला के कोई चीज बनाना, ठीक है। कॉम्बिनेशन फर्मेंटेशन मतलब कॉम्बिनेशन भी हो रहा है कि एक चीज के साथ दूसरी चीज भी मिल रही है, और फर्मेंटेशन का मतलब होता है फर्मेंट करना, या फिर हिंदी में अगर आप देखो तो किण्वन करना। किण्वन मतलब किसी चीज को रात भर भिगो कर रखना और उसमें फिर वो फर्मेंट हो जाती है ना, जैसे आप उसको करते हो डोसे के लिए, आप पूरी रात फिर वो दाल वगैरह भिगो के रखते हो, तो वो चीज इसमें आते हैं, ठीक है। स्प्राउटेड मूंग दाल, अच्छा सॉरी, फर्मेंटेशन मैंने बता दी। जर्मिनेशन का मतलब आपको पता ही होगा, जब हम जर्मिनेशन करते हैं सीड्स वगैरह का तो उसको हम बोलते हैं। अच्छा, फर्स्ट में आपसे दिया हुआ है डोसा। डोसा का क्या हो जाएगा, डोसा का इसका आंसर है, डोसे को हम क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है, या फिर हम उसमें कॉम्बिनेशन या फर्मेंटेशन दोनों करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉम्बिनेशन एंड फर्मेंटेशन, कि हम उसमें कॉम्बिनेशन एक मिनट, सॉरी वो तो ढोकला में होता है ना, तो डोसे का हो जाएगा सी, फर्मेंटेशन करते हैं हम उसमें। फर्मेंटेशन कैसे करते हैं, हम ना उस बेसन को थोड़ी देर के लिए, या तो हम उसमें इनो डाल सकते हैं, उसमें जल्दी फर्मेंट हो जाता है, वो उसमें वो एक तरीके से झाग उठ जाते हैं और वो ना बहुत काफ़ी अच्छा बैटर बन जाता है, जिससे कि वो क्रिस्पी बन जाता है। अगर हम ढोकले की बात करें तो ढोकले में कॉम्बिनेशन भी होता है, फर्मेंटेशन भी होता है। ढोकले में आपको पता है कॉम्बिनेशन कैसे होता है, हम वो चावल और उससे
चावल जो रहते हैं उसको मिला के, और उसके अलावा ढोकले में हम बेसन वगैरह को मिला के भी इसको फर्मेंट करते हैं, ठीक है। आई डोंट नो द फुल प्रोसेस। स्प्राउटेड मूंग और मूंग दाल चाट अगर आपको बनानी है तो इसमें हम जर्मिनेशन बनाएंगे। स्प्राउट्स किससे बनते हैं, अंकुरित चने वगैरह, अगर हम उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस लगाते हैं, मतलब उसको पानी में भिगो के रख सकते हैं, पानी में भिगो के रखा, फिर उसको उसको ना एक कपड़े में बांध के कई दिनों तक टांग दिया, तो उससे जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब उसपे सीड्स वो इस तरीके से कुछ जो है जड़ें निकल कर आ जाती है, उसी को हम जर्मिनेशन कहते हैं। वीट बेसन लड्डू की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन में आता है, क्यों, क्योंकि इसमें हम वीट को मिला रहे हैं, ठीक है, बेसन को मिला रहे हैं, और इसके अलावा इसमें हम घी मिला रहे हैं, तो कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। फर्स्ट का हमारा क्या है, सी आंसर है। सेकंड का हमारा क्या है, इसमें बी आंसर है। थर्ड का डी था, और फोर्थ का ए था, तो इसलिए इसका आंसर है सी, ठीक है। वही सेम हिंदी में दिया हुआ है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, 2 ड्रॉबैक्स ऑफ डीप फ्राइंग मेथड, यानी कि गहरे तलने की विधि की 2 कमियां आपको बतानी है। अगर आप किसी भी चीज को डीप फ्राई कर रहे हो तो उसकी क्या कमियां हैं। अगर आप किसी भी चीज को इस तरीके से डीप फ्राई करते हो, सबसे पहली इसकी कमी है हाई फैट एंड कैलोरीज कंजम्पशन, यानी उसको ना अधिक मात्रा में हम वसा और कैलोरी का सेवन फिर करते हैं, ठीक है। डीप फ्राई करने से वो सारा तेल जो है वो जल्दी से निकल नहीं पाता, और वो सारा तेल फिर हम खा जाते हैं, जिससे हेल्थ इश्यूज बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स इफ द हीटेड ऑयल इज यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। अगर हम उसी गर्म तेल का बार बार इस्तेमाल करें तो इस तरीके से काला भी हो जाता है ना, उस तेल को अगर हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हानिकारक यौगिक जो है उनका निर्माण हो जाएगा, और इस वजह से हम उस तेल से काफी ज्यादा हेल्थ को अपने डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। सो इसके आंसर्स थे ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, वही 2 नंबर का क्वेश्चन है। ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पर वो कम्युनिकेबल डिसीजेस दी हुई है, यानी कि आपकी जो डिसीज संक्रामक होती हैं, और ये उद्भवन अवधि दी हुई है, मतलब कितनी अवधि के दौरान हमें इनके लक्षण और इंक्यूबेशन का पता चल जाता है, वो आपको बताना है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो 20 से 35 दिनों के अंदर में हमें उसका इंक्यूबेशन पता चलता है। पर्ट्यूसिस की अगर हम बात करें तो पर्ट्यूसिस का पता हमें चलता है डी, ठीक है, 7 to 12 डेज, मतलब 7 से 12 दिन के अंदर हमें ये पता चलता है कि हमारे जो इंक्यूबेशन है पर्ट्यूसिस में वो कितनी है। सो इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारा जाता है 1 से 3 दिन में, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है वो 4 से 6 दिन तक रहता है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, डी, ठीक है। फर्स्ट का सी है, सेकंड का डी है, थर्ड का ए है, एंड फोर्थ का बी हो जाएगा। सेम वही चीज आपके यहाँ पर दी हुई है, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है टू मेक ORS एट होम। अगर आपको घर पर ORS बनाना है तो उसमें हम 1 लीटर साफ पीने के पानी में हम मिक्स करेंगे क्या क्या चीजें। 2 चीजें जो हम मिलाते हैं वो है, एक पहली चीज तो हम मिलाते हैं उसमें शुगर, ये तो आप सभी को पता है, और दूसरी चीज हम उसमें मिलाते हैं नमक। तो चीनी और नमक को मिलाकर अगर हम गर्म उस पीने के पानी में मिला लेते हैं तो उससे हमारा ORS तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है 27th क्वेश्चन, असर्शन और रीजन का आ गया दोबारा। सुलभ शौचालय जो होते हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी सुलभ शौचालय पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। कैसे, सुलभ शौचालय की मदद से जो लोग जो मतलब डोंट बी ऑफेंडेड, लेकिन ज्यादातर लड़के जो होते हैं वो पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, कहीं भी वो आई होप आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। सुलभ शौचालय को फ्लशिंग के लिए केवल 1.5 से 2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, तो सुलभ शौचालय में हमें ज्यादा से ज्यादा 1.5 से 2 लीटर का पानी चाहिए होता है। तो ये भी बिल्कुल ट्रू है और ये भी बिल्कुल ट्रू है, बोथ असर्शंस एंड रीजन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। सॉकेज पिट्स शुड बी 1 मीटर डीप एंड 2 मीटर्स वाइड। जो आपके सॉकेट पिट्स होते हैं ना, सॉकेज के जो गड्ढे वगैरह होते हैं, उनको हमें 1 मीटर गहरा या 2 मीटर चौड़ा होना चाहिए, तो इसका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम कितने उसमें वो कर रहे हैं, ठीक है।
रॉकी सरफेस इज गुड फॉर फाउंडेशन, यानी पथरीली सतह नींव के लिए अच्छी होती है, बट डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर, किंतु वो पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। रॉकी सरफेस की अगर आप बात करो, रॉकी सरफेस यानी जिसमें कि हमें पत्थर वगैरह ज्यादा मिलते हैं, तो वो सरफेस अच्छी होती है, किस लिए, नींव अगर हमें रखनी है तो तब। लेकिन वो ना, वो सरफेस आपने देखा होगा कि कभी भी पानी को सोख नहीं पाती है ना। आप अगर पहाड़ों पे देखोगे तो वो पानी को नहीं सोख पाते हैं। पहाड़ों की फिलहाल हम बात नहीं कर रहे, हम ऐसी सरफेस जहाँ पर पत्थर वगैरह पथरीली है तो वो सोख नहीं पाएगी, ये बिल्कुल सही है। तो ये ट्रू हो जाएगा एंड ऊपर वाला आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इंडिकेट चिल्ड्रन शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द एल्डर्स, यानी कि इनमें से कौन से ऐसे दो कथन हैं जो कि बच्चों द्वारा अपने बड़ों का अनादर करने का संकेत करते हैं। ठीक है, ग्रीट एवरीवन, अगर बच्चा सभी को नमस्कार कर रहा है, क्या वो सभी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन इन द हाउस, कि वो बिना किसी को बताए घर से बाहर जा रहा है, तो वो बड़ों का अनादर कर रहा है, तो ये इसका एक तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, उसके बाद इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड्स टू अदर फैमिली मेंबर्स, कि अपने दोस्तों को परिवार से मिलवा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो परिवार से मिलवा रहा है तो इसका मतलब वो रिस्पेक्ट दिखा रहा है अपने बड़ों के प्रति। ऊंची आवाज में बात करना, टॉक इन लाउड वॉइस, तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ और सेकंड। ठीक है, अगर वो बड़ों के सामने ऊंची आवाज में बात कर रहा है मतलब डिसरिस्पेक्ट, अनादर कर रहा है, तो सेकंड एंड फोर्थ हमारा डी ऑप्शन में है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, योर अंकल वॉन्ट्स टू गिव फॉलोइंग फिनिशेस, यानी कॉलम 1 में दिया हुआ है कॉटन फैब्रिक जो है उसकी मिल में, कॉलम 1 में वो सारे फिनिशेस दिए हुए हैं एंड कॉलम 2 में वो सारे मेथड्स दिए हुए हैं जिनसे कि वो फिनिशेस आएंगे, तो आपको सही वो बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसका आंसर, मर्सराइजेशन, यानी कि मर्सराइजेशन जो है वो कैसे किया जाता है, मर्सराइजेशन जो है वो किया जाता है आपका इसके द्वारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। पार्चमेंटाइजेशन जो है वो किया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड से। कैलेंडरिंग की जाती है हॉट रोलर्स से एंड ब्लीचिंग की जाती है माइल्ड एसिड से। ब्लीचिंग अगर आपको करनी है तो उसमें हल्का, मतलब ज्यादा वो माइल्ड, मतलब ज्यादा गहरा या ज्यादा हानिकारक हमें अम्ल का इस्तेमाल नहीं करना है, हल्का अम्ल लेंगे। व्यंजन जो है वो हल्के अम्ल से किया जाता है। कैलेंडरिंग हमें गर्म रोलर्स की मदद से की जाती है। पार्चमेंटीकरण जो है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड और मर्सरीकरण जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टार्चिंग क्लोथ्स। अगर आप किसी भी कपड़े को स्टार्च कर रहे हैं तो उनमें क्या क्या कर्म होंगे, मतलब क्या क्या स्टेप्स होंगे, सही स्टेप्स आपको यहाँ पर लगाने हैं। स्टेप्स उल्टे पुल्टे दिए हुए हैं। सबसे पहले आप क्या रिंग एक्सेस वाटर एंड ड्राई इन सन, वेट द शर्ट, डिसॉल्व स्टार्च इन वाटर या डिप शर्ट इन स्टार्च वाटर एंड स्टार्च। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हम स्टार्च को पानी में घोलेंगे, है ना, पहला तो ये हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा सी। उसके बाद हम शर्ट को स्टार्च वाले पानी में डुबोएंगे और उनको उस शर्ट को अच्छे तरीके से हिलाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा डी, वो शर्ट या फिर शर्ट को गीला करेंगे उसमें, तो इसका फिर आएगा बी, और लास्ट में बच गया हमारा ए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अतिरिक्त पानी को निचोड़ेंगे और धूप में उसको सुखा लेंगे। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए कहाँ पर है हमारा, सी डी बी ए सी में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वही आंसर असर्शन वाला हो गया। वी शुड क्लीन ओनली वन शेल्फ ऑफ अ कबर्ड एट वन टाइम, यानी कि हमें सिर्फ एक समय पे अलमारी की एक शेल्फ साफ करनी चाहिए। क्या ऐसा है, अगर आप एक समय पे अलमारी की एक शेल्फ साफ कर रहे हो तो इससे तो आपका टाइम भी वेस्ट है, एनर्जी भी वेस्ट है और काम भी नहीं होगा, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉल एक्टिविटीज कैन हेल्प सेव एनर्जी, यानी कि अगर आप काम को छोटे छोटी गतिविधियों में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हो तो उससे आपकी ऊर्जा की बचत होती है, तो ये बिल्कुल ट्रू है ना। अगर आप छोटे छोटे टास्क में अपने काम को बांटते हो तो इससे आपकी ऊर्जा जो है वो बचती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला आपका सही है, सॉरी पहला आपका गलत है और सेकंड आपका सही है। तो ढूंढो, असर्शन फर्स्ट गलत है और रीजन सही है, सो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज करेक्ट, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अदर देन सैलरी, सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा, आइडेंटिफाई यानी टू सोर्सेज ऑफ फैमिली इनकम, पारिवारिक आय के किन्हीं दो स्रोतों की पहचान करनी है। पहला तो हो सकता है रेंटल इनकम,
ठीक है। अगर वो सैलरी नहीं है, मतलब सैलरी है भी तो सैलरी के अलावा पहला होता है रेंट से अगर इनकम आ रही है, तो वो भी एक हो जाता है आपका। ठीक है। सेकंड हो सकता है कि वो कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस इनकम आ रही है। ठीक है, वो हो सकता है। थर्ड हो सकता है कि उनका जो है ट्यूशन वगैरह हो, तो ट्यूशनिंग से कोई इनकम आ रही हो। ठीक है, ट्यूशनिंग से कोई इनकम आ रही हो तो वो हो सकती है। ट्यूटरिंग करना, उससे इनकम आ सकती है। कोई भी किसी भी प्रकार से सैलरी के अलावा भी इनकम आ सकती है, तो ये आपको लिखना है इसमें। 31st में आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा गया है, कोई भी 4 आपको बतानी है, 2 नंबर का है। एम्पावरिंग एडोलसेंट्स विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कैन रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। यानी कि अगर हम बच्चों में या आपके जो किशोर होते हैं उनमें समीक्षात्मक विचारधारा कौशलों को विकसित करें तो उनसे मीडिया के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जाता है। मतलब जो हम अगर उनमें क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डालें तो उससे मीडिया का जो प्रभाव उन पर पड़ रहा है तो वो कम हो सकता है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उनमें अगर सोचने समझने की शक्ति होगी तो वो समझ पाएंगे कि क्या चीज हमें सही दिखाई जा रही है और क्या चीज गलत है। नेक्स्ट है एक्टर्स एंड मॉडल्स इन्फ्लुएंस यूथ ऑफ देयर आइडिया ऑफ अ परफेक्ट बॉडी शेप। बिल्कुल सही है। कलाकार जो हैं और मॉडल ये अपने आदर्श शारीरिक आकार से युवा वर्ग जो होता है उनको प्रभावित करते हैं, तो ये ट्रू है। मतलब इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो आप हनी सिंह एरा देख लो। हनी सिंह के एरा में क्या हुआ था, जिस तरीके से उसने हेयर स्टाइल करवाया था उस समय पे, 2012-13 की मैं बात कर रही हूँ, उस समय पे ज्यादातर जो लड़के होते थे ना वो हनी सिंह वाला ही हेयर स्टाइल करवाते थे, मतलब नाई के पास जाके कि हमें हनी सिंह का हेयर स्टाइल करके दे दो। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मॉडल कलाकार की बात करें, हनी सिंह एक कलाकार ही हैं, तो उनसे ना उनके जो शारीरिक आकार हैं, जो उनके शारीरिक दिखने का स्टाइल है, वो सब चीजें जो युवा वर्ग है उसको प्रभावित बिल्कुल करता है। इसी तरीके से करीना की बात करो तो जीरो फिगर वाला एक ट्रेंड उसने चलाया था स्टार्टिंग में, तो वो भी एक चीज जो है लड़कियों में ज्यादा प्रभावित की थी, कहीं लड़के ऑफेंड हो जाएं। ऑब्सेसिव वेट ट्रेनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यानी अगर हम जुनूनी वजन प्रशिक्षण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जुनूनी वजन प्रशिक्षण का मतलब होता है कि अगर कोई ऐसा वेट ट्रेनिंग है जो कि बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाए उस चीज से कि मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है, मुझे इतना भारी वजन उठाना ही उठाना है, क्या वो हेल्थ के लिए ठीक होगा? नहीं, तो इसका आंसर है फॉल्स। वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वो बल्कि उसके हेल्थ को और खराब भी कर सकता है। नेक्स्ट है अडोलसेंट्स शुड मेंटेन डिग्निटी इन देयर रिलेशनशिप, कि किशोरों को अपने रिश्तेदारों से आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए, तो ये भी ट्रू है। Adolescents wants to use the same language and clothes as their peers, यानी कि किशोर जो हैं वो अपने साथियों के साथ समान भाषा और पहनावे का उपयोग करना चाहते हैं, तो ये भी ट्रू है। जैसा आप कहते हो ना, जैसी संगत होगी वैसी ही रंगत होगी, है ना। तो जैसे हम अपने संगत में देखते हैं कि ये ऐसे कपड़ा पहन रहा है, ये ऐसे कपड़ा पहन रहा है, तो वही चीज़ हम फिर सेम अपने साथ भी करते हैं। अब आपका सेक्शन ए हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब आपका आ गया सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपका 32 क्वेश्चन पूछ रहा है, गिव टू एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूडिंग जर्मिनेटेड फूड इन द मील्स, यानी कि भोजन में अंकुरित खाद्य पदार्थ अगर आप सम्मिलित कर रहे हैं तो उसके कोई भी 2 लाभ बताओ। अगर हम अपने भोजन में अंकुरित खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले तो हमें इंक्रीज्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में अच्छे न्यूट्रिशंस हमें मिलेंगे। सेकंड चीज इसमें है कि हमें डाइजेस्टिबिलिटी, मतलब जो हमारी पाचन शक्ति होती है ना वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो हमें बेहतर न्यूट्रिशन मिलेंगे, न्यूट्रिशन यानी पोषण मिलेगा, बेहतर पोषण मिलेगा। ठीक है, एंड सेकंड की अगर हम बात करें तो हमें पाचन शक्ति हमारी बेहतर होगी, क्योंकि जो जर्मिनेटेड फूड्स होते हैं, अंकुरित खाद्य पदार्थ होते हैं, वो हमारी पाचन शक्ति बेहतर करते हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि तुम भिगोकर चनों को खाया करो, वो क्यों बोलते हैं? ताकि तुम्हारे अंदर पोषण आए। इसी में और में दिया हुआ है, गिव 2 रीजंस फॉर इंक्लूडिंग कॉम्बिनेशन फूड इन आवर मील, यानी हमारे भोजन में मिश्रित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने के 2 कारण बताओ। मिश्रित खाद्य पदार्थ यानी एक खाद्य पदार्थ को दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ मिलाकर जब बनाया जाता है, जैसे मैंने लड्डू का आपको ऑप्शन बताया, जिसमें कि क्या किया, बेसन और घी को मिलाकर भी लड्डू बना दिया। ठीक है, उसमें क्या होगा, हमें बेसन का भी हमें वो मिलेगा बेनिफिट और घी का भी मिलेगा। तो ये जो है कॉम्बिनेशन फूड, ये हमारी मील्स में क्यों जरूरी होते हैं?
पहला कारण तो होता है इसका कि हमें बैलेंस डाइट मिलती है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो कि हमसे छूट जाए, ठीक है, बैलेंस डाइट मिलती है। सेकंड इसका कारण होता है कि हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होता है। डाइजेशन सिस्टम भी, हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो जाता है। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है ना, तो आप खुद सोचो कि इसका क्या मतलब, जस्ट इमेजिन करो कि हम कॉम्बिनेशन फूड आखिर खाते क्यों है। हमें बैलेंस डाइट मिले, हमें एब्जॉर्प्शन हमारा अच्छा हो, इम्यून सिस्टम हमारा बेहतर बने, हमें न्यूट्रिशंस मिले, हमें सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सारी पोषण हमें मिले। 33 में पूछा है, सजेस्ट एनी 4 वेज टू कंजर्व न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग कैरेट्स एंड पोटैटोज। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। गाजर और आलू को पकाते समय पोषक तत्वों को संरक्षित करने के कोई 4 तरीके आपको बताने हैं। गाजर और आलू को अगर आप पका रहे हो तो इसका आंसर यहाँ पर देखो। अच्छा, सेक्शन बी में यहाँ पर देखो इसका आंसर 33 क्वेश्चन है ना। अगर आप गाजर और आलू को अगर आप पका रहे हैं तो उनको किस तरीके से उनके न्यूट्रिशन को आप कंजर्व कर सकते हो। सबसे पहला तो आप क्या करोगे, यूज करोगे मिनिमल वाटर। मिनिमल वाटर, ऐसा क्यों? कम से कम हमें पानी का इस्तेमाल करने हैं, कम से कम पानी। क्यों? क्योंकि जब आप पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो गाजर आलू इन जैसी सब्जियों पे, तो उससे क्या होता है कि वो साफ़ तो होती हैं लेकिन उनके साथ साथ जो उनके विटामिन होते हैं, जो उनके मिनरल्स होते हैं, वो भी उनके साथ धुल जाते हैं। तो इसलिए हमें कम पानी का इस्तेमाल करना है। सेकंड चीज़ है हमारी इसमें कि हमें ना अवॉइड करनी है उनकी ओवर कुकिंग, यानी कि हमें कभी भी उसे ज़्यादा नहीं पकाना है इन जैसी सब्जियों को। क्यों नहीं पकाना? क्योंकि ज़्यादा पकाने से वही फिर विटामिन वगैरह मिनरल्स वगैरह जो है नष्ट हो जाते हैं। थर्ड चीज़ जो है वो है, अगर हम इसको कुक विद द स्किन ऑन, यानी कि अगर हम इसको इनकी स्किन्स के साथ, जैसा आपको पता है आलू के ऊपर वो स्किन जो होती है उसकी छिलका जिसे बोलते हैं आप, उस छिलके के साथ ही अगर आप उस को पका लोगे ना तो बहुत बेहतरीन आपको पोषण मिलेगा, क्योंकि इस छिलके में कई तरीके के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। फोर्थ होता है इसमें कि आपको ना इनको पकाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टीमिंग या माइक्रोवेव इनका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनसे आपके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। चलिए, तो ये सारे थे आपके कंजर्व करने के न्यूट्रिएंट्स को कैरेट्स या पोटैटोज को पकाते टाइम। नेक्स्ट है, विच 4 प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू सेव न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। यानी कि अभी तक तो हमने देखा कैरेट्स और पोटैटोज को किस तरीके से उनके पोषक तत्वों को संरक्षित करेंगे। अब इसी तरीके से अगर आप हरी पत्तेदार सब्जियां बना रहे हैं तो उनके पोषक तत्व कैसे आप बचा सकते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 33 का सेकंड में देखो, सबसे पहला तो आप किस तरीके से उसे बचाएंगे, वही सेम, उसमें भी हमें मिनिमल वाटर का इस्तेमाल करना है। यूज मिनिमल वाटर, कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है, ताकि जो है जब हम उनको धो रहे हैं तो उसको धोते समय उनके न्यूट्रिएंट्स ना चले जाएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमें इसको कुक करना है, कुक इन शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो कितनी जल्दी पक जाती हैं, है ना। तो इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं उस पर करना है, हमें कम ही ड्यूरेशन में उसको पका देना है ताकि उसके पोषक तत्व बने रहें। कुक विद लिड ऑन, यानी कि जो उसकी लिड है, मतलब आप किसी भी अगर पैन वगैरह में पका रहे हैं तो उसकी लिड को आपको उसके ऊपर रख के तब उसको पकाना है, क्योंकि स्टीमिंग मेथड में बहुत जल्दी वो कुक हो जाते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक है, स्टीमिंग मेथड में जल्दी कुक हो जाते हैं। फोर्थ है, हमें अवॉइड करना चाहिए हाई टेम्परेचर। ठीक है, आप ना अगर हाई टेम्परेचर में ग्रीन लीफी वेजिटेबल को पकाते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स फिर गायब हो जाते हैं, तो इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी 4 वेज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन। 4 ऐसे कारण बताने हैं जिसके लिए ध्वनि प्रदूषण के लिए, जिससे जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं इसके। तो 4 कारण देखो इसके। सबसे पहला कारण तो है कि लोग ना व्हीकल्स को बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, व्हीकुलर एमिशंस, आप खुद सोचो क्या कारण हो सकते हैं। अच्छा सॉरी, एयर पोल्यूशन नहीं था, नॉइज पोल्यूशन था। हाँ, नॉइज पोल्यूशन से भी व्हीकुलर एमिशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, व्हीकल का ट्रैफिक होगा तो उनसे क्या होता है, हॉर्न
हॉर्न से नॉइज निकलती है, तो इससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। सेकंड कारण जो है इसका वो है कंस्ट्रक्शन नॉइज, क्योंकि हमारे देश में कितनी ज़्यादा डेवलपिंग, हमारी ये डेवलप्ड नहीं, डेवलपिंग कंट्री है हमारी, तो इस वजह से कई सारी कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रियां डल रही हैं जिससे कि नॉइज निकलती है बहुत सारी, और इसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हो कि जो आपकी डोमेस्टिक नॉइज होती है, डोमेस्टिक नॉइज जैसे कि जो आपके घरों में ब्लेंडर्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, ब्लेंडर्स या फिर वॉशिंग मशीन की नॉइज़ होती है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके मिक्सर्स आप यूज़ करते हो उनकी नॉइज़ निकलती है, तो ये सारे भी डोमेस्टिक वॉइस होती हैं, नॉइज़ होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कि लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करना अपने एंटरटेनमेंट के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है नॉइज पोल्यूशन के लिए। अब बात करते हैं कि आपको बताना है 4 पॉसिबल रीजंस कि जिससे हमारे देश में एयर पोल्यूशन होता है, यानी प्रदूषित हवा जो है वो किस कारण होती है। 4 कारण बताने, तो 34th का सेकेंड आप लिखोगे। आप ना जिस तरीके से मैं लिखवा रही हूँ इसी तरीके से लिखना, जिससे कि आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देखो ज्यादा नंबर का नहीं है, 2 नंबर का है, तो 2 नंबर में आपको उतना ही लिखना जितना आपसे पूछा गया है, बड़ा बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हवा का प्रदूषण किस लिए हो रहा है? व्हीकल से जो धुआं निकलता है ना, व्हीकल बढ़ रहे हैं तो व्हीकुलर एमिशंस की वजह से जो उनमें से धुआं निकलता है ना, उसके कारण जो है प्रदूषण हो रहा है हवा का। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज के कारण, तो इंडस्ट्रियों का बढ़ना, इंडस्ट्रियल एमिशन होना, चिंता मत करो इसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के कारण भी आपका होता है ये। नेक्स्ट आपका है बर्निंग ऑफ बायोमास एंड कोल, बहुत इंपॉर्टेंट, बर्निंग ऑफ बायोमास एंड वेस्ट या कोल, ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव में भी गार्बेज को जला दिया जाता है, गार्बेज को बर्न करना बहुत बड़ा कारण माना जाता है जिससे कि एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है उसमें कितनी सारी हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि हमारी हवा में मिलती हैं और फिर उससे वायु प्रदूषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 प्रिकॉशन यू विल अडॉप्ट व्हाइल वॉशिंग वुलन्स एट होम, 2 नंबर का क्वेश्चन है। घर पर अगर आप ऊनी कपड़े धो रहे हैं तो आप कौन कौन सी 4 सावधानियां अपनाओगे? पहली सावधानियां जो हमें ऊनी कपड़े धोते समय यूज करनी चाहिए वो है कोल्ड वाटर का इस्तेमाल करना, यानी सिर्फ और सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल करना, ठीक है। सेकंड चीज आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आप ना वुलन क्लोथ्स पे वुलन जो डिटर्जेंट्स आते हैं, ठीक है, विलन जो एप्लीकेटर्स आते हैं उनका ही इस्तेमाल करना है, ये तो बेसिक चीजें हैं ना। मतलब अगर आप ऊनी कपड़े धो रहे हो तो ऊनी डिटर्जेंट्स अलग से आते हैं, है ना, तो उनका इस्तेमाल करना है। थर्ड चीज है कि आपको ना जो एक हैंड वॉश होता है, मतलब हैंड वॉश का मतलब है हाथों से ही धुलाई करनी है, हाथों से धुलाई करनी है, मशीन में इनको नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता है ये जल्दी स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होने से ये खराब हो सकते हैं। हाथों से धुलाई के साथ आप जेंटल वॉश भी कर सकते हो अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ इसका ये है कि आपको इनको कभी भी स्ट्रेच करके नहीं सुखाना है, यानी फ्लैट सरफेस पे आपको इन्हें सुखाना है, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेच होने के कारण, क्योंकि ये ऊन अगर आप गीली किसी तार पे डाल देते हो तो उससे क्या होगा, उससे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं और फिर ये बहुत बढ़ जाती हैं और भद्दी लगती है पहनने के बाद। तो इसीलिए हमें इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको फ्लैट सरफेस पे सीधा आप उसी तरीके से धोकर रख सकते हो, ठीक है। और इनको ना हमें फिफ्थ है कि हमें कभी भी इनको ड्रायर में ड्राई नहीं करना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा कारण होते हैं कि ये खराब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट एनी 4 हाउस होल्ड एक्टिविटीज दैट आर डन एवरी डे, कितना मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है कि आपके घर में 4 घरेलू कार्य जो होते हैं उनकी सूची बनाओ। पहला क्लीनिंग, हर रोज होती है, सभी के घर में होती है, ठीक है। सेकंड है कुकिंग, हर किसी के घर में कुकिंग होती है। और उसके बाद थर्ड चीज जो है वो है लॉन्ड्री, लॉन्ड्री का मतलब होता है कपड़ों की धुलाई, कपड़ों की धुलाई भी हर किसी के घर में होती है, ठीक है। फोर्थ जो है वो आप लिख सकते हो कि
अपने पेट्स का ध्यान रखना या एक्सरसाइज करना। तो ये सारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज जो आपके घर में रोजाना होती है वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट है लिस्ट द 4 फंक्शंस ऑफ अ होम, यानी एक घर के 4 कार्य हैं। एक घर जो है वो क्यों होता है, उसके क्या 4 कारण हो सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बताने हैं 36 क्वेश्चन में। ठीक है, 36 में फंक्शन ऑफ होम, फंक्शंस ऑफ अ होम, क्या कारण से हम अपना घर बनाते हैं। पहला है सेफ्टी, है ना, अगर हम सेफ रहेंगे नहीं, अगर हम वही फुटपाथ पे आप सोने लग जाओ तो क्या आपको सेफ्टी मिलेगी, कोई भी आपको लूट के चला जाएगा, कोई भी मार के चला जाएगा। पहला कारण तो सेफ्टी है। सेकंड कारण है प्रोटेक्शन, वही सेफ्टी प्रोटेक्शन एक ही बात है, बट प्रोटेक्शन भी एक कारण है कि हमें हर चीज से प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, फुटपाथ पे आप सो रहे हो तो वहां पर आपको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, आपका कहीं भी कुछ भी हो सकता है, सलमान भाई जो टाइप कोई भी आ सकता है और आपको उड़ा के चला जा सकता है, तो वो चीज है। थर्ड चीज आपकी जो होती है इसमें है कंफर्ट। ठीक है, कंफर्ट एंड वेल बीइंग, यानी कि आप सोसाइटी में कितने अच्छे तरीके से रह पाते हो, कंफर्ट हो पाते हो, कंफर्टेड यानी आरामदायक तरीके से। फोर्थ इसमें होता है सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है। अगर आपका घर नहीं है ना, उनसे पूछना जिनके पास घर नहीं है, तो उनको सोशल और इमोशनल सपोर्ट कुछ होगा ही नहीं, ना तो वो सोसाइटी का एक हिस्सा माने जाते हैं, ना ही उनके पास इमोशनल सपोर्ट होता है। फिफ्थ आप लिख सकते हो इसमें कि स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके पास अगर घर है तो आप आराम से अपनी चीज़ों का स्टोर कर सकते हो, आराम से उनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो, तो ये भी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37, इसमें आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन द टर्म्स पीक लोड एंड डवटेलिंग विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल ईच, यानी कि पीक लोड का क्या मतलब है और डवटेलिंग जो होता है उसका क्या मतलब है, ये आपको बताना है एक एक उदाहरण के साथ। 2 नंबर का क्वेश्चन है। मान लो आपकी मदर पूरा दिन में काम करती है, पहले हम पीक लोड का मतलब समझते हैं। पूरा दिन में आपकी मदर जो है वो काम करती है, आपको पता है, लेकिन एक काम तो वो है कि वो सुबह उठ के आपका लंच वगैरह पैक करना, आपके फादर के लिए लंच बनाना, ठीक है, आपके अगर सिस्टर या ब्रदर है जो कॉलेज गोइंग है उनके लिए लंच प्रिपेयर करना, उनके लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना। उस समय पे उस समय पे जिस समय पे उनके पास काम सबसे ज्यादा होता है उसको हम पीक लोड टाइम बोलते हैं। ठीक है, वो समय जब उनके पास बहुत ज़्यादा काम है और उनके ऊपर लोड पड़ जाता है तो उसको हम पीक लोड बोलते हैं और उसको हम पीक टाइम बोलते हैं उस लोड का। ठीक है, और वहीं पर हमें पता चलता है कि वो मदर उस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं। डव टेलिंग का मतलब होता है कि आप किस तरीके से अपने वर्क फ्लो को और अपनी रिसोर्सेस को मैनेज कर पाते हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारा वर्क फ्लो है, ठीक है, बहुत सारा आपके पास वर्क फ्लो है, वर्क है, और आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, तो आप किस तरीके से उन रिसोर्सेज को वर्क फ्लो के साथ मैनेज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मदर को ना अम, अम, आपकी मदर को ब्रेकफास्ट बनाना है सभी के लिए, पर सबकी अलग अलग डिमांड है। ठीक है, कोई कह रहा है कि मुझे मटर पनीर खाना है, हालांकि ब्रेकफास्ट में मतलब लंच बनाना है, बेसिकली ब्रेकफास्ट के साथ लंच भी प्रिपेयर करना है। कोई कह रहा है मटर पनीर बनाना है, कोई कह रहा है मुझे दाल मखनी खानी है, ठीक है, दाल मखनी खानी है। अब वो क्या कर सकती हैं, मान लीजिए ये 2 ऑप्शन है उनके पास, अब वो क्या करेंगी, जो मटेरियल जो मैटर या जो आप वो एक मटेरियल हम बना के पहले से रख लेते हैं ना, वही मटेरियल थोड़ा सा फालतू बना ले जो कि मटर पनीर में भी डल जाए, दाल मखनी में भी डल जाए, तो उससे उनका क्या हुआ, वो रिसोर्सेस का इस्तेमाल उन्होंने उस वर्क फ्लो को कम करने के लिए किया, उसको हम डवटेलिंग कहते हैं। ठीक है, पीक लोड का मतलब आप समझ गए। अगर हम इसको डेफिनेशन में लिखना चाहें तो देखो पीक लोड का मतलब क्या होता है। पीक लोड का मतलब है द मोमेंट व्हेन डिमांड रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि एक ऐसा समय जहां पर जो डिमांड है, जो लोगों की एक तरीके से ये कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमारे लिए ये करो, हमारे लिए हम अब
फादर आपके कह रहे हैं जूते लेकर आओ मेरे, और आप अपनी मदर को कह रहे हैं मेरे लिए जल्दी से मेरा लंच पैक करो, मैं लेट हो रहा हूँ, तो उस समय पे वो मोमेंट जो है जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, उसी को, उस हाईएस्ट पॉइंट को हम पीक लोड कहते हैं। और इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मदर की ज़रूर मदद करवाया करिए, ठीक है। अभी तो खैर आपके एग्ज़ाम है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद जब भी फिनिश हो जाए, और ना सिर्फ लड़कियां, मैं लड़कों के लिए भी यही बात कह रही हूँ कि प्लीज़ अपनी मदर की हेल्प करवाया कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत करती हैं, ठीक है। और डवटेलिंग का मतलब होता है ऑप्टिमाइजिंग वर्क फ्लोज एंड रिसोर्सेस, यानी कि अपने वर्क फ्लो और अपने जो जितने भी संसाधन हैं उन सबको ऑप्टिमाइज करना, उसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि सो दैट टास्क और एक्टिविटीज ओवरलैप इन अ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यानी कि इस तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे काम हैं या टास्क हैं, वो अच्छे तरीके से निपट जाएं, ठीक है, और हमें ज़्यादा वर्कलोड भी महसूस ना हो। नेक्स्ट है 38th क्वेश्चन, एज एन ICDS वर्कर, यानी आप एक ICDS वर्कर हो, आपको बताना है आपको किस तरीके से एक प्रेग्नेंट वुमेन को एनकरेज कर सकती हैं, कैसे एक गर्भवती महिला को आप उसको उसका उत्साह बढ़ा सकती हैं बाय टेलिंग 4 रीजंस टू रेगुलरली गो फॉर मेडिकल चेकअप, कि आप कैसे उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में कैसे महिलाओं को नियमित रूप से चिकित्सा जो जांच होती है उसको जाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके 4 कारण बताने हैं, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये तुम्हारे बेबी के लिए, मतलब ये मॉनिटर द हेल्थ ऑफ यू एंड बेबी, यानी कि ये मदर और बेबी की हेल्प करने, मतलब मॉनिटर करने में, अगर किसी भी प्रकार से उनकी हेल्थ किसी भी प्रकार की है, अगर अच्छी है तो भी अच्छा, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी है तो हमें अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिसीज, यानी कि कोई भी अगर बीमारी है तो हमें पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि आप अपनी रेगुलर चेकअप करवा रहे हो नियमित रूप से। नेक्स्ट आप इसमें कह सकते हो कि आप ना उसको हेल्थ गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, अगर रेगुलर चेकअप हो रहा है तो उसको हेल्थ गाइडेंस भी मिल जाती है, मतलब उसको ये कोई बताने वाला है कि तुम्हें आगे क्या करना है, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें ये नहीं पीना, तुम्हारे बेबी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। नेक्स्ट आप इसको बता सकते हो कि इसकी मदद से तुम्हारी जो सेफ डिलीवरी है वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। एंड एज एन आशा वर्कर मेक द वुमेन अवेयर ऑफ 4 साइंस दैट वुड कंफर्म देयर प्रेगनेंसी। एक आशा कार्यकर्ता के रूप में, आशा वर्कर आपको पता है डिस्पेंसरी में जो काम करती हैं, उनमें आपको बताना है कि महिलाओं को गर्भावस्था के 4 लक्षणों या संकेतों के बारे में जागरूक करना है। तो गर्भावस्था के 4 लक्षण, पहला लक्षण आपको पता होगा कि नौजिया हो जाता है, मतलब सुबह उठती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा नौजिया सा फील होता है, बहुत ऐसा लगता है जैसे थकी थकी हैं। सेकंड है कि मिस्ड पीरियड्स ना आना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सबको पता होती हैं। थर्ड है वॉमिटिंग ज़्यादा आना, ठीक है, ये भी एक कारण है। फोर्थ है इसमें यूरिनेशन का ज़्यादा बढ़ना, ठीक है, अगर किसी भी इंसान को किसी भी महिला को यूरिनेशन यानी ज़्यादा यूरिन आ रहा है तो ये भी कंफर्म करता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, व्हाट कुड बी 4 consequences ऑफ नॉट प्रैक्टिसिंग वैल्यूज इन सोसाइटी, यानी समाज में मूल्यों का पालन ना करने के 4 परिणाम क्या हो सकते हैं। 2 नंबर मतलब है कि मूल्य क्या होते हैं बेसिकली, पहले ये समझो। ऑनेस्टी, ठीक है, ईमानदारी, ठीक है, और इसके अलावा टाइम पर आना, पंक्चुअलिटी। नेक्स्ट मूल्य होते हैं जैसे सभी ईमानदारी, सच बोलना, ठीक है, ट्रुथफुल रहना। ये सारी चीज़ें जो है किस तरीके से, क्या 4 परिणाम होते हैं जिससे ये सारी वैल्यूज़ इफेक्ट में आती हैं। सबसे पहला होता है इसका कारण कि अगर वहाँ पर क्राइम ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है। क्राइम ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से भी लोग जो है ये ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें नहीं वो कर पाते हैं। सेकंड है, अगर वायलेशन हो रहा है, वायलेशन ऑफ एनी रूल, अगर किसी भी प्रकार का रूल का वायलेशन हो रहा है तो इससे भी ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। थर्ड है, अगर पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है, वहाँ की पुलिस नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है, तो भी ये हो जाता है। फोर्थ है कि वहाँ के सभी लोग इसी तरीके से हैं कि वो एक दूसरे का शोषण करते हैं, कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा है मिस्टर गुप्ता वांट्स टू फाइल अ केस अगेंस्ट अ मैन्युफैक्चरर, मतलब एक श्री गुप्ता जो हैं वो एक निर्माता के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं। अब आपको दो डॉक्यूमेंट जो बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए, उस मुकदमे के लिए, ठीक है, मतलब उसे अपनी शिकायत के साथ कौन से दो दस्तावेज देने होंगे। सबसे पहला दस्तावेज जो उन्हें देना होगा वो होगा उनका जो कंप्लेंट होती है, ठीक है, कंप्लेन कि जो एक लेटर होता है वो उन्हें देना होगा, ठीक है, मतलब शिकायत पत्र, शिकायत पत्र देना होगा। दूसरा है कि उन्हें ना अपना एक आप कह सकते हो कि जो एविडेंस है, यानी कि एविडेंस मतलब सबूत है, वो उन्हें वहाँ पेश करने पड़ेंगे। तो सबूत से रिलेटेड जो दस्तावेज हैं वो भी उन्हें देने पड़ेंगे। तो बेसिक है, तो आप बता सकते हो। 41 में आपसे पूछा है सोनाली इज नॉट एबल टू मीट हर मंथली एक्सपेंसेस इन द प्रेजेंट इनकम, सजेस्ट हर एनी 4 वेज ही कैन कट डाउन, शी कैन कट डाउन हर एक्सपेंसेस। सोनाली अपनी वर्तमान आय में अपने मासिक खर्चों को पूरा नहीं कर पा रही है, तो उस खर्चों में वो किस तरीके से कटौती कर सकती है, वो आपको 4 तरीके बताने हैं इसके लिए। सबसे पहले तो पहला तरीका कि उसको अपना एक बजट बनाना चाहिए, ठीक है, बजट एक्सपेंडिचर के लिए उसको बनाना चाहिए। सेकंड तरीका जो है वो है कि उसे अपने स्पेंडिंग्स को रिड्यूस करना चाहिए, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, या स्पेंडिंग। थर्ड तरीका जो है वो है कि उसे शॉप स्मार्टर, मतलब ऐसा नहीं कि जो तुम्हारे सामने दिखा तुमने उसी को खरीद लिया, वो चीज़ें खरीदो जो तुम्हारी आवश्यकता की है, स्मार्टली शॉप करना चाहिए। एंड फोर्थ तरीका जो आप उसे बता सकते हो वो है यूटिलिटी करना, मतलब उन चीज़ों को खरीदना या उन चीज़ों पे अपना कोस्ट मतलब हाउसिंग कोस्ट लगाना जो आपके लिए बहुत नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 42, अपार्ट फ्रॉम सोप एंड वाटर व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर वॉशिंग टाइल्स, प्लास्टिक बकेट्स एंड मेटल टैप्स इन बाथरूम। 3 नंबर का है साबुन और पानी के अतिरिक्त स्नानाघर में टाइल्स, प्लास्टिक की बाल्टी या धातु के नल को साफ करने के लिए, धोने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है, मतलब साबुन और पानी को छोड़ के कौन सी ऐसी सामग्री होती है। पहले तो आपको सभी को पता है बेकिंग सोडा इस्तेमाल हो जाता है। थर्ड कह रही, सेकेंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थर्ड है आपका लेमन। फोर्थ आप लिख सकते हो इसमें लेमन के अलावा डिश वॉशिंग बार जो होते हैं, सॉरी डिश वॉशिंग सोप वगैरह, डिश वॉशिंग जो डिटर्जेंट्स वगैरह आते हैं। फिफ्थ आप इसमें लिख सकते हो जो अल्कोहल है, अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल, ओहो, अल्कोहल, हाँ, अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अच्छा और आप मुझे कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट है 43, बाकी इतना भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। हाउ विल यू प्रिपेयर ऑरेंज स्क्वैश फ्रॉम 1 लीटर ऑरेंज जूस, 1 लीटर संतरे के रस से आप स्क्वैश कैसे तैयार करोगे। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर। अगर हमें 1 लीटर ऑरेंज फ्रेश ऑरेंज जूस से स्क्वैश बनाना है तो सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स लिखने होंगे। अगर आप ऑप्शन में क्वेश्चन में लिखते हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 1 लीटर फ्रेश ऑरेंज का जूस चाहिए, 500 से 600 ग्राम शुगर यानी चीनी चाहिए जो हम एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट के अनुसार, 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड चाहिए, ठीक है, जो हमें मतलब एडेड टैंग ला कर देगा या प्रिजर्वेशन में मदद करेगा। नेक्स्ट 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर एंड
पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब थोड़ी सी सॉल्ट चाहिए। इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे ऑरेंज जूस को, यानी हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रेशली स्क्वीज जूस को लेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसे हम छानेंगे अच्छे तरीके से, पल्प वगैरह अलग कर देंगे, ठीक है, जो कि हमें इंश्योर करेगा कि 100% ऑरेंज जूस है, ठीक है, जिसमें कोई भी एडेड शुगर वगैरह या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। डिसॉल्व करेंगे अब उसमें हम शुगर, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक सॉस पैन लेंगे, उसमें हम उस शुगर को, जो 250 मिलीलीटर हमने शुगर ली थी, उसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन ऐड करना है। 500 to 600 ग्राम्स ऑफ शुगर ली है, जिसमें से हमने सिर्फ 250 ml जो है वाटर उसमें डाला है और शुगर को ऐड किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम उसको ना मीडियम हीट में, उस शुगर को और उस पानी को हम मीडियम हीट में चलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे अंटिल द शुगर इज कम्प्लीटली डिजॉल्व, तब तक जब तक कि उसमें अच्छी तरीके से वो डिजॉल्व ना हो जाए, शुगर चीनी मिक्स ना हो जाए और एक सिरप टाइप का ना बन जाए। उसको बॉईल नहीं करना, उसको सिर्फ चीनी को उसमें डिजॉल्व करना है। मिक्स करेंगे अब ऑरेंज जूस। अब उसमें क्या करेंगे, हम उसको शुगर सिरप को अच्छे तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद उसमें 1 लीटर ऑरेंज जूस को मिक्स करेंगे। अब उसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे ताकि वो जो जूस है वो सिरप में अच्छे तरीके से मिल सके। फिर हम उसमें साइट्रिक एसिड, जो कि ऑप्शनल है, हम उसमें वो डालेंगे, ठीक है। अगर आप टैंगी फ्लेवर चाहते हो तो आप उसमें मतलब ये साइट्रिक एसिड डाल सकते हो, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। अब हम उसमें लास्ट में सॉल्ट डाल सकते हैं अगर हम उसमें चाहें तो। फिर डाइल्यूशन करेंगे, मतलब अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से मिला हुआ स्क्वैश, तो अब हम उसमें ऐड कर सकते हैं कुछ थोड़ा सा 250 ml वाटर, ठीक है। अब उसको दोबारा मिक्सचर में मिक्स कर देंगे, कंबाइन कर देंगे सभी चीज़ों को, और फिर लास्ट में हम ये स्क्वैश तैयार है। और उसके अलावा हम उसको फिर स्टोर करके रख लेंगे, मतलब ये जो ऑरेंज स्क्वैश हमने बनाया है इसको क्लीन बोतल में या जार में, ऐसी बोतल जो कि ग्लास की हो, ग्लास की बोतल में जल्दी खराब नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है, उसमें हम स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। दैट्स इट, ये आपका ऑरेंज स्क्वैश बनाने का तरीका था। नेक्स्ट है, गाइड योर सिस्टर रिगार्डिंग द स्टेप्स टू बी फॉलोड टू स्क्वीज 1 kg पीस एट होम। अपनी बहन को घर पर 1 किलो मटर जमाने के लिए मार्गदर्शन दो। सबसे पहले अगर हमें 1 किलो मटर या मटर को जमाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप होता है फ्रेश पीस को छांटना, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इस फ्रेश पीस को अच्छे तरीके से इसको ओपन करके इनको अच्छे तरीके से जो है जो मटर हैं उनको छील लेंगे, ठीक है, पील ऑफ कर लेंगे, और जो साफ मटर हैं उनको हम एक बाउल में निकाल लेंगे, ठीक है। मैं जस्ट आपको इस तरीके से बता रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सको, फिर लिख सको। ओपन कर लेंगे, उसके बाद उसमें हम डाल देंगे, ठीक है। बोल में निकालने के बाद अब उनको हम वॉश करके ब्लांच करेंगे, ठीक है, ब्लांचिंग प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ब्लांचिंग प्रोसेस मैंने आपको बताई, जिसमें कि हम थोड़े से पानी में, मतलब उबले हुए पानी में उनको पहले साफ कर लेते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद एक बाउल लेके उसमें हम क्या करते हैं, वाटर, जो कोल्ड वाटर होता है वो लेते हैं, और बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, यानी जो आइस होती है वो लेते हैं, और फिर उसको अच्छे तरीके से उसमें 2 से 3 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट रखते हैं, और फिर उसको निकाल के रख लेते हैं, और फिर हम उसको प्री फ्रीज करेंगे, मतलब कुछ 10 से 15 मिनट के लिए हम उसको प्री फ्रीज करेंगे, और फिर उसको निकाल लेंगे। फिर उसके बाद हम उसको किसी एक कंटेनर में या फिर किसी भी एक लिड में इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। सो ये होता है आपका तरीका, किस तरीके से आप जो है 1 kg पीस को अपने घर पे फ्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, विच आर द 3 unnecessary household activity that makes the homemakers tired, suggest them one alternative each to improve these। यानी कि ऐसी कौन सी 3 आवश्यक घरेलू गतिविधियां होती हैं जो गृहिणियों को थका देती हैं, इन्हें सुधारने के लिए उन्हें एक एक विकल्प आपको सुझाने हैं। 3 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो देखो, सबसे पहले जो एक अननेसेसरी हाउस होल्ड एक्टिविटी होती है वो होती है डेली क्लीनिंग, यानी कि डेली, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट डेली अगर आप स्वीपिंग और मोपिंग कर रहे हैं, डेली अगर आप स्वीपिंग एंड मोपिंग कर रहे हैं तो इसकी वजह से आप बहुत थक जाते हैं, खासकर जो होम मेकर्स होते हैं वो, ठीक है। अब इसका अल्टरनेटिव क्या होता है, डेली स्वीपिंग और मोपिंग का मतलब है डेली झाड़ू लगाना, डेली पोछा लगाना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मोप के लिए ना आप जो ये जो आपके ये होते हैं सेल्फ रेनिंग वाले मोप, मतलब जो सेल्फ रिंगिंग मोप होते हैं, जिसमें कि जो
पूरा एक डंडा टाइप में वो मोप लगा रहता है, फिर वो उसके साथ एक बकेट दी जाती है जिसमें रखते हैं। वो एक साइड पानी होता है और एक साइड वो सूखा देता है जल्दी से। तो वो सुखाने वाले मोप हमें यूज़ करने चाहिए, जिससे कि कम एनर्जी वेस्ट होगी होम मेकर्स की। सेकेंड चीज़ होती है इसमें कि अगर आप वॉशिंग डिशेस मैनी टाइम्स, यानी कि आप कई बार बर्तनों को धो रहे हो, तो उससे भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है और वो भी थका देती है। तो इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि आप बर्तन इकट्ठा करके एक बार ही धो लें। थर्ड चीज़ इसमें होती है कि आप कॉन्स्टेंटली अगर फोल्डिंग कर रहे हो, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अगर आप फोल्डिंग कर रहे हो, मतलब कपड़ों की बार 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 कांस्टेंट फोल्डिंग कर रहे हो, तो उससे भी आपके हाथ थक सकते हैं। इसका एक वो बेहतर तरीका ये हो सकता है, जब आप उनको धो रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से इस तरीके से हैंगर में लगाकर रख दो। जैसे पैंट्स और शर्ट्स उनको हैंगर में लगाकर रख सकते हैं और वो ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। फोर्थ इसमें होता है लॉन्ड्री का रोज रोज करना, ठीक है। रोज कपड़े धोना भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि जो महिलाएं हैं या जो होम मेकर्स है वो थक जाते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव ये हो सकता है कि अपने कपड़ों को इकट्ठा कर कर एक बार में ही धो लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द विलेजर्स अवेयर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन देयर हेल्थ, यानी कि ग्रामीण जो गांव के लोग हैं उनको वायु प्रदूषण से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना है और सजेस्ट करना है उनको 4 तरीके कि वो किस तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एयर पोल्यूशन, मैंने आपको एयर पोल्यूशन के कारण ऊपर बता दिए थे, किस वो कैसे हमारे ऊपर असर डालते हैं वो देख लो। पहला जो होता है ये हमारे लिए कई सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम डालते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि हमारी सांस लेने की जो तकलीफ होती है, जो हमारी सांस या फिर आपके जो हेल्थ होते हैं, सांस लेने की तकलीफ को बढ़ाती हैं। सेकंड, हमारे लिए ये कैंसर जैसी समस्या भी खड़ी कर देती हैं। अच्छा, ये हमारे लिए कई सारे हेल्थ इश्यूज खड़े करते हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं जो। तो ये सारे आपको पहले उन्हें कारण बताने पड़ेंगे, उसके बाद आप 4 तरीके जो आप उन्हें बता सकते हो। पहला तरीका कि आप लोगों को जो ये आप उफले उफले बोलते हैं ना, जो आप ये जितने भी बायोगैस वगैरह को आप अगर बर्न कर रहे हो तो वो मत करो, ठीक है। सेकंड, आप उन्हें कह सकते हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ये होते हैं, क्या आप कह सकते हो, बायोगैस बर्न ना करा जाए, ठीक है। और गार्बेज को डिस्पोज किया जाए अलग अलग, ठीक है, गार्बेज डिस्पोज अलग करा जाए अलग अलग, क्योंकि गार्बेज अगर डिस्पोज नहीं होता है अलग अलग तो वो इकट्ठा करके वो लोग जला देते हैं, जिसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। आई होप आप समझ गए होंगे। मेक योर फ्रेंड्स अवेयर ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन देयर हेल्थ। अब आपको ना अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को जल प्रदूषण के बारे में बताना है, उसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं, उनको 4 तरीके बताने हैं कैसे कंट्रोल वो कर सकते हैं। तो देखो, दुष्प्रभाव वाटर पोल्यूशन के क्या होते हैं, इससे टाइफाइड जैसी बीमारियां बहुत जल्दी हो जाती हैं, ठीक है, टाइफाइड जैसी बीमारियां हो जाती हैं। सेकंड चीज है, इसमें हेल्थ इश्यूज बनते हैं, ठीक है, कई सारे हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। और थर्ड चीज इसमें है कि आप अगर इन्फेक्टेड वाटर पी रहे हो तो इससे आप पॉइजन, फूड पॉइजनिंग के उसमें आ जाते हो। आई नो काफ़ी सारी स्पेलिंग्स मिस्टेक हो रही है, आई डोंट नो कैसे हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट पॉइजनिंग हो सकती है आपको, फूड पॉइजनिंग, ठीक है। एंड फोर्थ आप इसमें लिखोगे कि अगर आप गंदा पानी पीते हो तो उसकी वजह से आपको कई बार जो आपकी नली होती है, ठीक है, उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैला सकता है, तो इन्फेक्शन भी हो जाता है इसकी वजह से। अब आप किस तरीके से उसको, उस प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हो, तो जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर रोक लगवाना पहला हो सकता है। सेकंड चीज़ आप इसमें लिखोगे कि आप किस तरीके से पेस्टिसाइड्स और जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उसका कम से कम इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि ये प्रदूषण कम हो सकता है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन में आप जो ये आप देख रहे हो ना, यमुना जी की क्या हालत हो रही है, तो ये सारे पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड, केमिकल का कम यूज़ करना, ठीक है, वो आपका आएगा इसमें। फोर्थ आप इसमें लिखोगे कि आप ना कम से कम जल प्रदूषण के लिए आप लिखोगे कम से कम आप इस तरीके से पानी को वेस्ट करो, ठीक है,
क्योंकि जल प्रदूषण के वजह से तो वो खत्म हो ही रहा है और हम भी उसको खत्म करते जा रहे हैं। 46 है, सजेस्ट एनी 5 वेज टू डेवलप सेल्फ एस्टीम इन एडोलसेंट्स, यानी कि किशोरों में आप सकारात्मक स्वाभिमान का निर्माण कैसे कर सकते हो, उसके कोई भी 5 बिंदु आपको बताने हैं। देखो, इसके लिए आप लिख सकते हो, सबसे पहला कि आप दूसरों की मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है। हेल्प अदर्स। सेकंड, आप इसमें बोल सकते हो कि आप दूसरों के एफर्ट्स को प्रेज करो, प्रेज द एफर्ट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। मतलब जो लोग आपके आसपास हैं, अगर वो आपके लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं तो उनको आप प्रेज करो, यानी उनकी तारीफें करो। थर्ड, आप उनको कह सकते हैं कि आप लर्न करो नई नई चीज़ें, लर्निंग टू डू न्यू थिंग्स, ठीक है। नई नई चीज़ों को आप लर्न करो, उनको आप एक्सप्लोर करो। फोर्थ, आप उसमें बोल सकते हो कि आप अपने सेट करो गोल्स, जो आपको गोल्स अपने कंप्लीट करने हैं उनको सेट करो, ठीक है, जिसकी वजह से भी आप अपने सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 5 फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग अडोलसेंस, यानी कि आपको बताना है इसमें कि जो किशोर अवस्था होती है उसके दौरान होने वाली किन्हीं 5 शारीरिक परिवर्तन क्या होते हैं, तो इसकी सूची आपको यहाँ पर बतानी है। तो किशोर अवस्था में आप सभी को पता है कि ऊंचाई का बढ़ना, ठीक है, पहला होता है कि फिजिकल चेंज में ऊंचाई बढ़ जाती है, लड़कों की खासकर जल्दी बढ़ती है। उसके बाद जो है वजन का बढ़ जाना, ये भी एक कारण होता है। थर्ड चीज़ है लड़कों में दाढ़ी मूंछ का आ जाना, ठीक है, दाढ़ी मूंछ, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को देखना है, किस तरीके से क्या क्वेश्चन बोला जा रहा है उस तरीके से आप बता सकते हो। और एक फिजिकल चेंज ये होता है पिंपल्स और एक्ने वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं इस समय पे, ठीक है। फिफ्थ कारण आप बताओगे, त्वचा में परिवर्तन हमने बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो अडोलसेंस होता है मतलब किशोर अवस्था होती है उसके दौरान ना कई सारे जो लोग होते हैं उसमें कई तरीके के उनकी बातों में विकास आता है, जैसे हो सकता है कि उनकी बातों में मिठास आ जाए, ठीक है। इसके अलावा हो सकता है उनकी बातों में कोमलता आ जाए, तो वो चीज़ भी इसमें आ जाती है। तो ये सब आप लिख सकते हो। और हाँ, इसमें ना हमारी बॉडी पे अनवांटेड हेयर्स भी आते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, यानी अनवांटेड हेयर्स का आ जाना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लें, 5 नंबर का है, गर्विता स्पॉइल्ड हर न्यू वॉलन स्वेटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, गर्विता स्पॉइल्ड हर न्यू वॉलन स्वेटर when she washed it for the first time, which 5 possible mistakes she may have committed, यानी कि पहली बार धोने से ही गर्विता ने अपना नया ऊनी स्वेटर खराब कर दिया, तो कौन कौन से उसने किस तरीके के गलतियां की होंगी जिससे वो खराब हो गया। तो हमने ऊपर क्या देखा था, एक क्वेश्चन देखा था जिसमें आपको बताना था कि आपका किस तरीके से आपके जो ऊनी कपड़े हैं होते हैं उनको धो सकते हैं, तो उसी का आप यहाँ पर अपोजिट लिख दो कि हो सकता है पहला कारण कि उसने गर्म पानी में धोया हो, ठीक है, गर्म पानी में धोने से जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। सेकंड कारण हो सकता है कि उसने हार्श डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया हो, यानी ऐसा डिटर्जेंट जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हो, ठीक है, वो कपड़ों को रफ बनाता हो। थर्ड कारण हो सकता है कि उसने उसने उनको स्ट्रेच करा हो या ज़्यादा उसने उसको ड्राई कर दिया हो, जिसकी वजह से भी ड्रायर में ड्राई करने की वजह से भी वो ख़राब हो सकते हैं। फोर्थ कारण हो सकता है, आई होप आप बना बना के इनको लिख लोगे, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना होता है, इसमें कुछ अलग से आपको वो नहीं है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बस ये समझो कि वूलन स्वेटर को किस तरीके से आप बचा सकते हो, ठीक है, मिस्टेक्स क्या होती हैं उनको धोते टाइम, तो वो सारी चीज़ आप क्या मतलब आप नॉर्मली भी आप ये सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों को पता है आपको। इसके अलावा फोर्थ कारण हो सकता है कि उसने उनको जो वायर होती है मतलब जो तार होती है उस पे टांग दिया हो, जिसकी वजह से वो स्ट्रेच हो जाते हैं। मतलब अगर आप उसको गीले उस पे गीले स्वेटर को अगर आप वायर पे टांग देते हो तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है खराब हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हो सकता है पांचवा कारण कि उसने उसे वॉशिंग मशीन में धो दिया हो, अपने हाथों से ना धोया हो, जेंटल वॉश ना करके हार्श वॉश कर दिया, जिसकी वजह से वो खराब हो गया। लास्ट लास्ट क्वेश्चन देख लें अपना, इट इज़ वेरी कॉमन फॉर क्लोथ्स टू गेट डैमेज्ड, यानी कि
धब्बे जो होते हैं वो हटाने बहुत खराब, मतलब कपड़े बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं धब्बे हटाते टाइम। तो व्हाट 5 प्रिकॉशन शुड यू अडॉप्ट व्हाइल रिमूविंग स्टेन्स फ्रॉम एक्सपेंसिव गारमेंट्स। यानी आपसे पूछा गया है धब्बे हटाते समय कपड़े अक्सर खराब हो जाते हैं, महंगे वस्त्रों से दाग धब्बे हटाते समय आपको कौन सी 5 सावधानियां बरतनी चाहिए, ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखो, अगर हम किसी भी महंगे वस्त्र से दाग धब्बे हटा रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। हम पहली बात तो उस पे हम एक प्रकार का आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि बहुत इम्प्रूव्ड होता है, बहुत अच्छा होता है दाग धब्बे हटाने के लिए और बहुत इजीली दाग धब्बे हटा देता है, और इसमें आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। सेकंड, हमें ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी प्रकार से उन दाग धब्बों को हटाने के लिए उनको रगड़े ना। ठीक है, रगड़े ना, क्योंकि अगर हम उनको रगड़ते हैं तो भी हमारे जो दाग धब्बे होते हैं वो और फैल जाते हैं और वो कपड़ों का रंग वहां से उड़ जाता है। ठीक है। थर्ड होता है कि हम उनको ज्यादा देर तक पानी में डुबोकर ना रखें। ठीक है, कि हम उनको पानी में डुबोकर अगर रखेंगे तो क्या होगा, उनका रंग फेड होगा, उनमें अगर स्टोन वगैरह लगे हैं तो वो हट जाएंगे। ठीक है। और ऐसा डिटर्जेंट या ऐसा स्टेन रिमूवर हमें यूज करना है जिसकी मदद से हम, मतलब ऐसा डिटर्जेंट या ऐसा डिटर्जेंट, ओके, डिटर्जेंट या स्टेन रिमूवर हमें इस्तेमाल करना है जो कि स्पेशली दाग धब्बे हटाने के लिए बना हो, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन है जो स्पेशली दाग धब्बे हटाने के लिए बना है। ठीक है। फिफ्थ, आपको ना एक, आपको पता है सभी कपड़ों पे केयर लेबल दिया होता है, मतलब जिसपे ये लिखा होता है कि हमें कितने टेम्परेचर में इसको धोना है। ठीक है, कैसे हमें इसका रख रखाव करना है, तो उस केयर लेबल को ज़रूर पढ़ लेना है उसको धोते टाइम। सिक्स्थ कारण मैं आपको बता रही हूँ कि आपको हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टेन को क्विकली रिमूव करना है, मतलब उसको ना, ये नहीं कि हाँ ठीक है बाद में धो लूंगा या बाद में धो लूंगी, उस स्टेन को फटाफट रिमूव करने से वो तभी तुरंत रिमूव हो जाएगा, वरना बाद में बहुत दिक्कत आएगी। या तो आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है, जैसा मैंने आपको बताया, ल्यूक वार्म वाटर यानी कि जो एक हल्का गुनगुना पानी रहता है वो लेना है, या फिर ठंडा पानी लेना है किसी भी दाग धब्बे को रिमूव करने के लिए। 8 है, आपको रब या डैब नहीं करना, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। और इसके अलावा हमें अगर महंगे कपड़े हैं तो उसके लिए हमें एक सलाह दी जाती है कि हम कंसीडर करें ड्राई क्लीनिंग के लिए। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग मेथड हम उसमें कंसीडर करें, ना कि हम अपने घर पर इस तरीके से धो सकते हो लेकिन बहुत दिक्कत आ सकती है। ठीक है। 9th कारण आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आप सन का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब सन में पहले उस दाग धब्बे को अच्छे तरीके से धोकर तुरंत और सन में सुखाओ। ठीक है, ड्रायर में नहीं सुखाना चाहिए। ये सारे आपके बेसिकली रीजंस थे कि किस तरीके से आप अपने क्लोथ्स को बचा सकते हो रिमूव करने के लिए स्टेन्स को। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, ये पूरा आपका पेपर मैंने यहाँ पर कंप्लीट करवा दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा हमारे चैनल TH क्लासेस को, ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। एंड या कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि कमेंट आपके लिए 24 आवर्स ओपन है, तो आप कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।